लोगों ने कहा जब मौका दिया कि तुम नमक हो यार, थोड़ा थोड़ा फिल्मों में सेटल्ड हो जाओगे, लेकिन अपने अभिनय से उन्होंने बताया कि ये नमक नहीं है, ये बॉलीवुड में एक्टिंग के माथे का तिलक है। नाम है विनीत सिंह। धन्यवाद। मतलब ये ऐसा परिचय न कभी सोचा था न कहीं सुना था। मतलब कैसे जोड़ा है आपने शुरुआत से लेके अभी की रिसेंट फिल्म छावा को। क्या बात है। हमने जब देखा तो हमको ये एहसास हुआ, ये लाइन हमको, कि नमक नहीं है आप जो सबके साथ घुल मिल जाएंगे, चंदन है आप जो अपनी एक्टिंग से बॉलीवुड की शोभा बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। लेकिन उससे पहले कई और चीजें हमारे जहन में आई, और हमारे मन में जो पहला सवाल था विनीत को लेके वो यही था, क्या बदल गया छावा के बाद? बहुत कुछ। मैंने कभी भी अपने पूरे जीवन में ऐसा अनुभव नहीं किया जो छावा के बाद रोज हो रहा है। फिल्म करते समय ये पता था कि कुछ एक बहुत अलग चीज़ें हैं जो मैं कर रहा हूँ, और हिस्टोरिकल फिल्म कभी नहीं की थी, कोई शो भी नहीं किया था हिस्टोरिकल। बिल्कुल मेरे लिए नया था, स्पेस ही एकदम नई थी। फिल्म रिलीज के बाद ऐसा लग रहा है कि ये जो हुआ है ये सपने के जैसा है। मैं ना बिकॉज छावा के 2 वीक के बाद ही सुपरवाइजर मालेगांव रिलीज हुई है 28 फरवरी, और आज 3 तारीख है, 3 मार्च। अभी भी उसके प्रमोशन से जुड़ी चीज़ें हो रही हैं, तो वक्त नहीं मिला उन चीज़ों को सोच पाने का, प्रोसेस कर पाने का। लेकिन चलते फिरते जब भी कहीं थोड़ा वक्त मिलता है तो मैसेजेस वगैरह देख रहा हूँ। ज़्यादा टाइम तो नहीं मिला, लेकिन एक चीज़ बड़ी कॉमन मैं नोटिस कर रहा हूँ जो मुझे इमोशनली बहुत छू के जा रही है। मुझे काफ़ी समय तक ऐसा लगा था कि मेरे काम को बहुत कम लोग देख रहे हैं, काफ़ी समय तक। छावा आने के बाद एक बड़ी कॉमन सी चीज़ हुई है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग ये लिख रहे हैं कि मैंने आपका वो काम देखा था 12 साल पहले, आपका वो काम देखा था 8 साल पहले, आपका दूसरा कोई काम देखा था जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर, और वो एक सीन में ही मुझे ये लगा था कि आप किसी दिन कुछ करोगे कमाल। हमें इस बात की बेचैनी थी, मतलब जो लोग कब करोगे, कि इतना वक्त क्यों लग रहा है। और सब में ये कॉमन है कि मेरी जो ये सक्सेस है वो लिख रहे हैं लोग कि विनीत भाई आपकी ये जो सफलता है, हमें ऐसा लग रहा है कि हम सफल हो गए। यहीं से मैं आपको टोकूंगा और रोकूंगा। एक वीडियो मेरे मोबाइल चला रहा था मैं, और एक वीडियो मेरे पास आता है कि 23 साल हो गया इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, अब तक मैं अपना घर नहीं बना पाया हूं। लोग कहते हैं सोना तप कर निखरता है, कितना तपेगा? हमेशा तपता है। क्या कहा था एक बार हमको बताइए। हम एक्चुअली मेरा पूरा वो कहने का भाव ये था कि जब समय पे काम मिल जाता है तो एज एन एक्टर, सिर्फ एक्टिंग की ही बात कर रहा हूँ, लागू सब पे होता है। जब समय पे काम मिल जाता है तो एज एन एक्टर आप बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर पाते हो अपने जीवन में। काम फिर इसलिए आप नहीं करते हो कि अगले महीने का बिल कैसे दिया जाए, फिर आप काम इसलिए करते हो क्योंकि आप और निखर सको। अब जैसे मैं सपोज 5-6 महीने कहीं जाके अपने ऊपर कुछ काम करना चाहता हूं, मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा हूं, समझ रहा हूं, मैं सीरीज की बात नहीं, मैं अपने ऊपर विनीत के साथ मैं कुछ काम करना चाहता हूं। मे बी कोई लैंग्वेज, मे बी कोई ऐसी चीज जो मैंने नोटिस की है एज एन एक्टर कि ये वो स्पेस है जहां पे मुझे खुद के ऊपर काम करना है, और मैं कहीं जाके किसी के साथ खुद को एज एन एक्टर डाइसेक्ट करना चाहता हूं। मेडिकल वाला हूं तो ये टर्म यूज कर रहा हूं। मैं डिसमेंटल करके देखना चाहता हूं कि ये चीज वैसी क्यों नहीं होती, या वो चीज मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं। तो वो काम करने की आजादी मैं कमाना चाहता हूं कि पैसा टेंशन ना हो, कि ये ना हो कि मैं निकला तो
लेकिन एक ही महीने में फिर पता चला कि मकान मालिक का नोटिस भी आ गया है और जो दूसरी जिम्मेदारियां हैं वो मुंह बाए खड़ी हैं, तो उनके मुंह में जो आहुति चढ़ानी है वो आहुति के इंतजाम में मैं लगूं, तो उसके लिए मैं कोई ऐसा काम करूं जो शायद दिल मान नहीं रहा है। तो वो जो जब जद्दोजहद बहुत लंबी हो जाती है तब एक पीड़ा जो है, एक छटपटाहट, वही शायद उस वीडियो और में मैं की थी। इसलिए मैं जैसे मैंने आलिया भट्ट का नाम लिया, मैं काम पसंद करता हूँ। आलिया भट्ट, रणबीर कपूर के काम को मैं पसंद करता हूँ। इनफैक्ट रणबीर कपूर को जब भी काम मुझे अच्छा लगता है, ये शुरुआत रणबीर ने की, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत कम लोगों को पता है। उन्होंने जब अगली देखी थी तो मुझे एक कॉल आया और ये हुआ कि विनीत मैं रणबीर बोल रहा हूँ। तो मुझे लगा कौन, क्योंकि ये तो कभी हुआ ही नहीं ना अपने जीवन में। अगली की बात बताऊँ, 2013 की बात है। देन फाइनली ये हुआ कि नहीं, ओ रणबीर कपूर इज ऑन कॉल, और खुद के ही नंबर से किया था रणबीर ने। देन फिर हमारी बात हुई और तब से वो सिलसिला है कि जब भी मुझे रणबीर की कोई चीज़ अच्छी लगती है मैं मैसेज करता हूँ। एंड ही इज़ फैंटास्टिक एक्टर, फैंटास्टिक एक्टर। तो जब आप किसी को पसंद करते हो, किसी भी एक्टर को, तो जहन में भी होते हैं। तो उसमें जो मैंने कहा कि आलिया भट्ट को जब टाइम पे चीजें मिलती तो आलिया भट्ट की फिल्मोग्राफी देखो, कितना एक्सपेरिमेंट किया है, एक कलाकार कितना निखर सकता है। एंड शी इज स्टिल डूइंग नॉन स्टॉप। मेरे साथ क्या हुआ कि मतलब 23-24 साल, छावा के बाद तो मुझे नहीं लगता, लेकिन उसके पहले तक तपने में ही निकल गया था। तो मुझे तब वो निकला था कि सोना तप के निखरता है, ये बात सही है। हमेशा तपता ही रहे तो किस काम का। सही बात है। कौन उसका क्या बनाएगा और क्या पहनेगा तपते सोने का। तो पीड़ा वो थी। मैं चाहता हूं अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करना, अच्छे प्रोड्यूसर्स के साथ काम करना, अच्छी कहानियों का हिस्सा बनना चाहता हूं, खुद को चैलेंज करना चाहता हूं एज एन एक्टर। लेकिन वो फ्रीडम, तो जिन डायरेक्टर्स ने मुझ पर भरोसा किया, हमेशा उनके लिए दिल से ना ऐसा धन्यवाद निकलता है। अच्छा, लोग कहते हैं कि जब दिल से कहो तो बात दिल तक छू जाती है। मुझे लगता है वो एक ऐसा मूवमेंट था जिसने इस देश के बड़ी आबादी में वो बात पहुंचा दी। मैं ट्विटर खोला, ये मुझे वीडियो मिल रहा था, मैं इंस्टा खोला था, ये मिल रहा था, मैं कहीं कार्ड देख रहा था, और वो मेरे दिल में भी घर कर गया। वो पीड़ा जो आपकी थी, जो अंदर से फ्रस्ट्रेशन निकल रहा था कि हम टैलेंटेड हैं, हम जानते हैं, लेकिन तुमको क्यों नहीं दिख रहा कि हम टैलेंटेड, और दिख रहा है तो काम काहे नहीं दे रहे हो। अब मैं एक बात बताऊं, प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है। लोगों ने ना ऐसा मैसेजेस मुझे भर भर के भेजे हैं कि विनीत भाई, उनको लगा मैं टूट गया हूं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं टूटने वाला आदमी नहीं हूं। मेरे बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं, बात अगर उस दिशा में गई तो शेयर करूंगा, कि मैं ये मानता हूं कि अगर रोने का दिल कर रहा है, रो लो। मैं ये मानता हूं कि अगर पीड़ा है तो उस पीड़ा को जल्दी से जल्दी निकालो, ताकि जब आप हल्के रहोगे, लाइट रहोगे इंटरनली, अगर आपके अंदर वो ऊर्जा जो है संचारित होती रहेगी, तो आप कुछ कर पाओगे। वो पीड़ा को दबाए बैठे हो, और बट आदमी कह नहीं पाता ना, उसको हाँ, लगता तो है कि कह देंगे तो लोग जज करेंगे। नहीं, मुझे लगता है ईमानदारी से अगर आप बात कहते हैं तो वो बात कहीं ना कहीं लोगों तक मैंने नहीं है। सुना इस तरह की बातें, इसीलिए शायद मुझे वो वीडियो परेशान कर रहा था। मुझे भी परेशान किया। मैं कह रहा हूं कि मैंने उस वीडियो को लेकर चर्चा की अपने लोगों में, अपने बैठा में, और वो ईमानदारी, मुझे लगा कि यार कई बार ऐसा होता है कि जब आप बड़े बन जाते हो तो आपको लगता है कि मर्यादा कैरी करनी है, आप नहीं कहते हो बातें, या आप कहते हो तो उसको अलग तरीके से पेश करते हो। उस बात में ईमानदारी थी। हाँ, वो शायद वही लोगों तक पहुंची। और मैं बता रहा हूँ, जो कहना चाह रहा हूँ ना, कि प्रार्थना में जो शक्ति होती है, सच्चाई में जो शक्ति होती है, उस शक्ति का अंदाजा लगाना मुश्किल है। ट्रू। और मैं सच बता रहा हूँ, हुआ क्या था, मैं एक फिल्म कर रहा था, और वो मुझे लगता है 9 या 10 जनवरी 2025 की बात है। मेरे पास खबर आई, किसी ने लाके बोला, विनीत भाई अक्रॉस मुंबई 15 स्क्रीन नहीं है। मैं एकदम से हिल गया, क्योंकि मुझे कुछ बताया गया था, नहीं अच्छी रिलीज होगी, ये होगा वो होगा। बट ठीक है, हर आदमी की अपनी प्रॉब्लम होती है, प्रोड्यूसर की अपनी। बट 15 स्क्रीन में डर गया। मैं बोला यार, इतनी मेहनत की, ये तो कुछ होगा ही नहीं 15 स्क्रीन में। फिर मैंने तुरंत टाइम देखनी शुरू की,
तो शो एक दिख रहा है 10 बजे का, कोई दिन में, कोई दिख रहा है 11 साढ़े 11 बजे का। मतलब ये तो वीकडेज पे सब खत्म हो जाएगा, कोई जा ही नहीं पाएगा, लोग ऑफिस जाएंगे, फिल्म देखने आएंगे। और वीकेंड में भी वो 15-16 स्क्रीन में मैंने खूब अच्छे से, मतलब मैंने देखा था, मुझे जहाँ तक याद है, मुझे लगता है वो 6 बजे के बाद का वो 16 में 6 शो नहीं थे, 6 शो नहीं थे। मैं ना अंदर से हिल गया था। सब इंटरव्यू नॉर्मल गया, जस्ट वो जो पीड़ा थी कहीं दूसरी तरीके से, कि मुझे ये लगा कि यार अभी भी ये ना चलेगा सिलसिला, कब तक जाएगा, क्योंकि मुक्काबाज के बाद भी एक उम्मीद बंधी थी, चीज़ें उस तरीके से नहीं हो पाई। मिला मुक्काबाज के बाद काफ़ी मिला, लेकिन मुक्काबाज के बाद 2024 तक की अगर बात करूं, ठीक है 25, मतलब जिस समय वो हुआ था 16 स्क्रीन की कहानी। किस पिक्चर की बात है ये? एक फिल्म थी मैच फिक्सिंग। तो मुक्काबाज के बाद मुक्काबाज की कैपेसिटी में एज एन एक्टर कोई दूसरी फिल्म मेरी उस तरीके की, ऐसे किसी प्रोडक्शन हाउस की या ऐसे बड़े डायरेक्टर के साथ एज ए लीड नहीं हो पाई, कोई थिएट्रिकल रिलीज नहीं मिल पाई। सब मेहनत करते हैं, नो डाउट, ये काम ही मेहनत का है, फिल्म बनाना बहुत मेहनत का काम है। जो लोग ये कहते हैं अरे हटाओ वो तो फिल्म वाले हैं, मुझे इस बात को सुन के पीड़ा होती। मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ, आप मेरे सेट पे आइए, 2-3 दिन हमारे साथ बस रहिए, आपको विशेष स्थान देके हम बिठाएंगे, अच्छी जगह बिठाएंगे, बस आप देखिए तो समझ में आएगा कि कैसे जान झोंक के हम लोग काम करते हैं। राजस्थान में भी काम करते हैं, उस गर्मी में, जिस गर्मी में वहाँ के भी लोग अपने घर में चले जाते हैं कि थोड़ा सूरज कम हो जाए, हम उसमें रेगिस्तान में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि सनलाइट में ही हमें काम करना है। ऐसी कड़कड़ाती ठंड में हम लोग काम करते हैं, जिस ठंड में लोग अपने घरों में रजाई में जाके बैठते हैं और चाय की चुस्की लेते हैं, हम उस ठंड में खुले आसमान के नीचे सब लोग एक साथ मिल गए। बहुत मेहनत का काम है, सब मेहनत करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। मुक्काबाज के लिए क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा मैं दिन की 4 ट्रेनिंग करता था। मैं आऊंगा मुक्काबाज, मैंने रखा एक सेगमेंट तो रखा है वो ना कि वो चीज़ें वैसी नहीं हुई। अब वो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ये मैं हमेशा बोलता हूँ, दर्शकों को बोलता हूँ कि आज भी मुक्काबाज के लिए मैसेज आते हैं कि सर हमने कल रात को फिल्म देखी। अरे हम आपको ले जाएंगे उधर, हमको लोगों ने अलग चीज का, हमने जब छावा में देखा आपका और आया कि हम तो नमक हैं, दुश्मनों पर लड़ेंगे, उसके बाद फिर आया कि नहीं नहीं तुम नमक नहीं तुम तिलक हो, और वो सीन आया और फिर तालियां। हाँ मैं हाँ पढ़ ही देता हूँ। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखें ना सपना, सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना, अपनों की खातिर करना है कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें, तू माटी का लाल है कोई कंकड़ या धूल नहीं, तू समय बदल के रख देगा इतिहास लिखेगा भूल नहीं, तू भोर का पहला तारा है परिवर्तन का एक नारा है, ये अंधकार कुछ पल का है फिर सब कुछ तुम्हारा है। महाराज हमने कहा था हम नमक हैं, जा रहे हैं आपके शत्रुओं की चोट पर लगने, तुम नमक नहीं चंदन हो कोई, तुम तिलक हमारे माथे का। तो ये सीन आपको गूज़बम्प देता है, और फिर आपने जो कहा ना कि एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन हर व्यक्ति को हो रहा था कि हमें इसके लिए बुरा लग रहा था, अब अच्छा लग रहा है, कर लिया। और उसका 2 सवाल लोगों ने हमको भेजा। तो मैं वो जो चीज़, हाँ। आई एम सॉरी मैं बीच में टोक रहा हूँ, तो प्रार्थना में ऐसी शक्ति है। वो जब वीडियो गया था तो पता नहीं क्या हो गया था, उस वीडियो को पंख लग गए थे या अलादीन के कालीन पे था वो वीडियो, क्या हो रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था। हर कोई भेज रहा है, बहुत लोगों को ये लगता था यार विनीत ऐसा तो नहीं कि ब्रेक हो गया या विनीत गिव अप कर देगा या छोड़ देगा, ऐसा नहीं था। मैं हमेशा बोलता हूँ दिल में है कुछ तो मर्यादा के साथ उस बात को कहिए, लोगों को सच जो है छू के जाता है। और 10 तारीख की ये बात है, 9 या 10 जनवरी की, 14 फरवरी को फिल्म आती है छावा। मैं वो अनुभव कर रहा हूं 1 महीने 4 या 5 दिन के बाद, मैं वो अनुभव कर रहा हूं जो मैंने अपने जीवन में आज तक
नहीं किया था। हमको लोगों ने 2 सवाल भेजा इसी को लेके, क्योंकि आप भोजता भूल गए हो कह के, लेकिन लोग नहीं भूले। लोग 2 चीज कहे, एक कहे घर खरीदे कि नहीं खरीदे अब? अभी नहीं खरीदूंगा, लेकिन अब वो घर मेरा जो है वो भी मेरी सफलता की तरह सिर्फ मेरा नहीं है, लोगों के लिए पर्सनल है। तो अब घर जिस दिन भी लूंगा, अब उस दिशा में बढ़ गए ना घर लेने की? हाँ उस दिशा में बढ़ चुका हूँ। हाँ। लेकिन घर खरीदने के लिए कोई फिल्म साइन नहीं करूंगा। मैं हमेशा एज पे डांस किया हूँ, इसलिए कि कोई ऐसी फिल्म ना कर बैठूं कि मैं नहीं चाहता कि मेरे करियर में 6-7 ऐसी फिल्म आ जाए बी ग्रेड जैसी, जिस फिल्म को जिक्र करने में मुझे भी शर्मिंदगी हो। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अगर मुट्ठी बंद है तो वो लाख की है, खुल गई और कुछ नहीं निकला तो वो खाक की है। तो मुट्ठी बंद रखो और लोगों को ये भरोसा दो एज एन एक्टर कि ठीक है, मैं जिस कैपेसिटी में आज काम कर रहा हूँ, जहाँ भी काम कर रहा हूँ, लोग जब भी इस मुट्ठी से, मेरा मतलब इस कलाकार को देखें तो ये बोलें यार ये लड़के में दम है। जबरदस्त। दूसरा सवाल लोग कहे, अब तो नहीं बताना पड़ेगा नाम ना, अब तो लोग जान गए हैं ना? यस, लोग खुद आके मुझसे पूछ रहे हैं, सर आपका नाम नहीं पूछेंगे क्योंकि हमें पता है। लोग कितना भावनात्मक तौर पर जुड़ जाते हैं। एक महीना 4-5 दिन में ये जादू हुआ। थैंक्स टू लक्ष्मण उतेकर सर कि उन्होंने ये मौका दिया, और उन्होंने मेरा ऑडिशन नहीं लिया छावा के लिए। जो फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर हैं वैभव विशांत, उन्होंने मेरा ऑडिशन नहीं लिया। लक्ष्मण सर ने बोला कि विनीत जी आपके अंदर, मुझे मतलब जब मैं कवि कलश जी को सोच रहा था मुझे आप ही दिखते थे। ये वही इसीलिए हो पाया कि मैंने अपनी मुट्ठी बंद रखी थी, मैं वो एज पे डांस कर रहा था। मैं चाहता तो घर खरीद लेता 4 फिल्में करके, 2 ही फिल्में हो जाता, लेकिन मैं अगर उन फिल्मों को करता तो शायद लक्ष्मण उतेकर सर चाहते भी, लेकिन मेरी फिल्मोग्राफी में मैंने ऐसा कुछ कर रखा है, फिर मुझे शायद ये मौका न मिल पाता। क्योंकि मैंने ऐसे कुछ काम कर दिए हैं, ऐसी फिल्मों का जाके हिस्सा बन गया हूं कि मुझे खुद ही अब मुड़ के ऐसा लग रहा है कि क्या ही फिल्में मैंने की हैं। तो वो जब आप मजबूती से पकड़ के रख, मैंने ना अपनी ईएमआई बहुत कम रखी। मुझे ये बात समझ में आ गई थी, मुझे किसी ने कहा भी था कि विनीत जब मुक्काबाज हुई कि ऐसा मत करना कि जाके तुरंत घर खरीद लेना, गाड़ियां खरीद लेना, क्योंकि वो फट से हो जाता है। बहुत सारी फिल्में आती हैं, आप धड़ाक से खरीद सकते हो, फिर पता चलेगा आपकी ईएमआई बड़ी हो गई। अब ईएमआई बड़ी हो गई तो फिर आप कैसे भी करके वो ईएमआई को मीट करने की कोशिश करते हो। ईएमआई को मीट करने की कोशिश करते हो तो मेरा काम क्या है, मैं एक ही तो काम करता हूँ और कोई दूसरी चीज़ नहीं मेरे पास, मैं अभिनय करता हूँ। तो जो आना है दाल रोटी का पैसा, जो भी मेरी जिम्मेदारियों का निर्वाह मुझे करना है, वो मेरे काम से ही होना है। अब अगर मैंने ईएमआई खोल दी तो ये काम मुझे ऐसी चीज़ों से जुड़वाएगा जो मेरी मजबूरी होगी, क्योंकि वो ईएमआई आगे खड़ी हो जाने वाली है। मैंने खोला ही नहीं, मैंने घर नहीं लिया, मैंने बहुत बड़ी गाड़ी नहीं ली, बहुत हम्बल तरीके से और उसी तरीके से चला। तो यहाँ से यात्रा क्या, कि एक सुपरस्टार बनने की यात्रा या बेहतरीन अदाकार बनने की यात्रा? बेहतरीन अदाकार बनने की यात्रा। एक ये सारी जद्दोजहद मेरी इसलिए थी कि मैं वो आज़ादी कमा सकूं कि अगर मैं खुद के साथ कोई काम करना चाहता हूं तो मुझे इस बात का दबाव न झेलना पड़े कि अगले महीने कुछ फाइनेंशियल जिम्मेदारियां हैं, उसको मुझे पूरा करना है। मैं खुद के साथ एज एन एक्टर बहुत सारे प्रयोग करना चाहता हूँ। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने जब मुक्काबाज की थी तो मुक्काबाज के पहले कोई भी ऐसी फिल्म मेरे करियर में नहीं है जो कहीं से भी मुक्काबाज की कोई झलक देती हो। मैंने कभी बॉक्सिंग का ग्लव्स हाथ में नहीं डाला था, लेकिन अच्छा लगता है कि जब मुक्काबाज देखने के बाद लोग ये कहते हैं कि विनीत अब उस रोल में हमें कोई और दिखता नहीं। ये है मेरी कमाई। मैंने क्योंकि उसका एक सेगमेंट रखा है, इसलिए मैं बार बार कंट्रोल कर रहा हूँ कि मैं मुक्काबाज को थाम लूं, अपने आप को थाम लूं। अब जैसे ये कवि कलश जी का किरदार है, तो लोग कहते हैं कि अब मतलब कवि कलश जी का किरदार जिस तरीके से पर्दे पे लक्ष्मण उतेकर सर ने उकेरा है, टीम ने मिलके बनाया है, तो अब वो नाम आते ही ये चेहरा आ जाता है। जनता का तो कॉल आया, डायरेक्टर प्रोड्यूसर कॉल आ रहा है? हाँ आ रहा है। बढ़ रहा है? हाँ आ रहा है। बहुत सारे ऐसे भी कॉल्स हैं, मैं पिछले कई साल से चेज कर रहा था। तो 2-4 जो भावुक लोग हैं, आपके लिए भावुक हो गए, तो उनको बताओ ना क्या क्या हो सकता है आगे। अच्छा आगे बहुत सारे प्रयोग होंगे, वो मुझे दिख रहा है। और इस साल मतलब अब तक के करियर में ये जो साल है, मुझे लगता है ऊपर वाले ने
खास कलम से जो है स्क्रीन प्ले लिखा है। अदरवाइज मेरी कोई से नहीं है कि 14 फरवरी को छावा आए और 28 फरवरी को सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव, और आने वाले ही महीने में मतलब मार्च अप्रैल में कबीर खान सर का एक शो जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है अमेज़ॉन प्राइम के लिए एज अ लीड, वो आए। मतलब 1-2 महीने जब भी आए इसी साल है। और 10 अप्रैल को जाट आए। हमारा बर्थडे उस दिन। हैप्पी बर्थडे अभी से। तो ये जो है दोनों प्रमोशन हो गया। ये मैं तो 10 अप्रैल को शुभांकर भाई का बर्थडे है। 10 अप्रैल मतलब 1 नंबर है ना, मेरा लकी नंबर है। तो अभी से हम सब लोग 10 अप्रैल का इंतजार करते हैं। मुझे मौका मिला है। हैप्पी बर्थडे। मैंने अमित सियाल का इंटरव्यू किया था और अमित सियाल ने मुझसे कहा कि देखो, मैं जिक्र करने लगे पंकज त्रिपाठी जी का, मनोज जी का और कई सारे एक्टर्स का। बोले यार देखो शुभांकर, ये नवाज भाई का, ये लोग 20-20, 25-25 साल स्ट्रगल किए, फिर बहुत बड़े बड़े स्टार बन गए। मैंने अभी 19 साल किया है, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा फटेगा। अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि ऑल द बेस्ट। अमित इज वेरी गुड एक्टर और इज अ डैम गुड एक्टर। तो ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि देखो मेरा अभी 19 साल हुआ है, तो मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ कि 20 पार होगा तो मेरा ये फट जाएगा, वो जो फटने वाला था। ही सेड आई एम डूइंग वेरी गुड, अच्छा काम कर रहा हूँ मैं, लेकिन अच्छा फटा नहीं हूँ। मैं फटने का वेट कर रहा हूँ। अमित के साथ मैंने एक फिल्म की थी इशक। हम लोग अच्छे दोस्त बने। तो आज भी अमित मुझे बेहटा के नाम से बुलाता है। कमाल का किरदार था वो। मैं मजेदार बंदा। अच्छा, छावा में अक्षय खन्ना सर को मैंने देखा। अगेन वन मोर एग्जांपल, पेशेंस। यस। इस फिल्म को लेकर 4 तरह की चर्चाएं चल रही हैं। एक, वो हीरोज, अनसंग हीरोज जिनकी बातें हमने नहीं की उतनी, इतिहास में कम पढ़ा। औरंगजेब वाला पार्ट, वही काउंटर, उसमें चर्चा करेंगे हम। सेकेंड, विकी कौशल अगेन राइज। आप कहाँ से शुरू होती है यात्रा और कहाँ आकर किस तरह किरदार। एक आपकी और एक अक्षय खन्ना जी की। लोग उनको लिटरली गाली दे रहे हैं अक्षय खन्ना को कि औरंगजेब है। काम के लिए अगर गालियां, काम के लिए अगर काम के प्रभाव की वजह से अगर ये दर्शक के भीतर आता है, ये कॉम्प्लीमेंट है। बट हाउ यू से हिम एज एन एक्टर, क्योंकि आई एम श्योर वो आप लोग के लिए भी इंस्पिरेशन होगा कि वो अक्षय खन्ना के बारे में बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि वो आते हैं, छाते हैं, गायब हो जाते हैं, फिर आते हैं, फिर छाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। तो इस बार तो फिल्म का नाम ही छावा था। छावा। बट कमाल की, मतलब आई एम श्योर आप तीनों में सबसे ज्यादा किसको लग रहा है इस फिल्म को लेकर कि यार फीडबैक जो आप लोग को भी आ रहे होंगे, कैसे कैसे फीडबैक्स आप लोग के पास आ रहे हैं? सभी के लिए लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। लोगों को फिल्म बहुत पसंद आ रही। और हमेशा एक मलाल था कि कोई ऐसी फिल्म करियर में नहीं हो रही जिसका बड़ा बॉक्स ऑफिस आ जाए, क्योंकि बॉक्स ऑफिस का मतलब ये होता है 500, 600, 700 के लोगों तक आपकी फिल्म पहुंची है। और बॉक्स ऑफिस का मतलब ये होता है कि लोगों ने फिल्म को जाके थिएटर में देखा है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो तुरंत का तुरंत पता चलता है आपको। तो वो कहीं ना कहीं मैं महसूस कर रहा हूँ, ट्रेवल कर रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है। हाँ, मतलब ठीक है, लोगों ने फिल्में देखी। अभी तो ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी फिल्में जो मैंने की, उनमें से कुछ एक फिल्में तो ये लोग लग रहा है पिछले 5-7 दिन में देख गए फिर से। और छावा देखी इस वजह से जाके देख रहे हैं, और आके जब बात कर रहे हैं तो पुरानी फिल्मों के भी डायलॉग सुना रहे हैं, कवि और चंदन और नमक को के साथ। तो बहुत ट्रेंड हुआ। ये क्लाइमेक्स वाला सीन तो इतना ज्यादा वायरल हुआ है कि उसकी इंतहा वो भी बहुत चल रहा है। हाथी घोड़े तोप तलवारें, वो भी बहुत चल रहा है। हाथी घोड़े तोप तलवार, फौज तेरी भारी है। हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा, अब भी सब पर भारी है। जियो शेर। तो खूब लोगों ने, मतलब कविताएं खुद रील्स बन के, मतलब ये कैसा है, जब हम लोग फिल्म कर रहे थे तभी नो डाउट, मतलब मेरा फेवरेट सीन है, विक्की का फेवरेट सीन है। हम दोनों को बेसब्री से इंतजार था कि ये सीन किस दिन शूट होने वाला है। लक्ष्मण सर के साथ कई बार रीडिंग मेरी और विक्की की हुई, बिकॉज हमारे कई सारे सीन। तो मन में एक ये रहता था कि छत्रपति संभाजी महाराज ने 127 लड़ाइयां लड़ी, तो जब ये फिल्म बनेगी तो जो सीक्वेंसेस हैं, बहुत सारे वॉर के सीक्वेंसेस हैं, एक ऐसी फिल्म में क्लाइमैक्स के पास कविताएं होंगी, पब्लिक कैसे रिस्पॉन्ड करने वाली। लेकिन जिस समय ये हुआ था तो जो रेफरेंसेस हैं
कि कविताओं में ही बात हुई थी। सिनेमेटिक लिबर्टी लेके ये कह के ये किया जा सकता था कि अगर हम कवि सम्मेलन में लोगों को बुलाते हैं तो संख्या वो नहीं होती जितना एक रॉक बैंड के कॉन्सर्ट में हो जाती। तो थिएटर में एक ऐसी फिल्म में जिसमें लड़ाइयाँ हो रही हैं, वॉर चल रही है, बार बार हो रही है, उसके क्लाइमेक्स के पास पोइट्री में बात होगी तो ऑडियंस क्या रिस्पॉन्ड करने वाली है? तो एक काम करते हैं, नहीं करते हैं उसको, हम कह देंगे कि भाई कविता की बजाय हमने डायलॉग कर लिया। लेकिन ये लक्ष्मण सर का वो है कि नहीं, मेरे को पोएम में ही करना है। और इरशाद कामिल सर ने कमाल की पोइट्री लिखी। तो एक डर ये था, तो उस चीज को ठीक से ही करना था। और वो ऐसी जगह पे है जहां सीन जब ऑडियंस देख रही है तो ऑडियंस को पीड़ा होती है, लोगों की आंख से झरझर आंसू अरे गिर रहे मीम्स बने इस पे कि मर्द रोते नहीं, हैं। लोग और रो कई रहे हैं। सारा मीम बना कि देखो मर्द रोते नहीं, रो और रहे फिर हैं। लास्ट का सीन आया, हाँ। यहाँ लोग रोते हैं, मर्द भी लोग रोते हैं, लोग रोते हैं, बच्चे रो रहे हैं, हाँ। महिलाएं रो रही हैं, आदमी रो रहे हैं, और वो उसके बाद मतलब जयकारे लग रहे हैं। ऐसे फिल्म देखी जा रही है और लोग वो लेके निकल रहे हैं। तो एक डर था कि पता नहीं कैसे होगा। उस समय लक्ष्मण सर ने जो डिस्क्रिप्शन दिया था रीडिंग में कि मैं सीन को ऐसे देख रहा हूँ, बिकॉज वो डीओपी, मतलब इस फिल्म के डीओपी सौरभ गोस्वामी हैं, लेकिन लक्ष्मण सर एज ए डीओपी कई फिल्में उन्होंने की हैं, सिनेमेटोग्राफर, कैमरामैन के तौर। तो वो देखते हैं विजुअल में सीन को, हर डायरेक्टर देखता है, लेकिन डीओपी हैं तो उनका एक अलग लेवल पे चला जाता है। तो उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि इधर लोग खड़े होंगे, मुगल सेना के लोग और अंकी सेना के लोग इधर होंगे, और ऐसे ऐसे बधे हैं और कवि जी को लेके जा रहे हैं। तो इधर बैक है छत्रपति संभाजी महाराज की और कवि जी की बैक है, और दूर जा रहे हैं। जैसे जैसे दूर जाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा। तो जब पर्दे पे ये सीन देखा तो मुझे उनका वो सारा डिस्क्रिप्शन याद आया। तो वो उनका कहीं एक बहुत अलग तरह का टच रहा फिल्म को। और विक्की के साथ एक बॉन्डिंग है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर में विक्की ही वाज असिस्टेंट डायरेक्टर, मैं एज एन एक्टर था। विक्की अक्सर क्लैप देता था, तो मुझे मेरा पास्ट याद आता था कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, मैं हमेशा क्लैप देता था, काम सारा आता था, लेकिन उसके बाद भी मेरी कोशिश होती थी वो सब करके क्लैप की तरफ अगेन व्हाट अ फैसिनेटिंग जर्नी विकी कौशल की। आप बता रहे हो कैमरे के पीछे से फ्रंट हीरो तक। तो वो मुझे याद आता था कि मैं क्लैप इसलिए देता था कि डायरेक्टर और एक्टर के बीच में जो हो सकता है एडी, वो सहज तरीके से, वो सेट का डिजाइन ही ऐसा होता है कि वो कहीं आसपास ही होगा, क्योंकि उसे तुरंत क्लैप देना है। तो जो समझाते हैं डायरेक्टर एक्टर को, उसे अगर कोई सुन पाता है तो क्लैप वाला लड़का। मसान टू छावा, मसान टू छावा मतलब कमाल की जर्नी है, क्या कमाल की जर्नी। हमारे बीच में एक रहा है कि जब भी मैंने विकी को किसी भी फिल्म में, मतलब पर्सनली हमारी बातचीत होती है, मसान भी हुई, जुबान भी हुई, उसके बाद राजी, संजू, उरी, तो हमेशा जब भी मुझे होता कॉल करके, तो वो एक था, ये नहीं पता था कि हम ऐसे एक फिल्म में आने वाले हैं और मित्र बन के आने वाले हैं। तो वो कहीं ना कहीं बहुत निखर के आया। अब ये जब फिल्म आई तो एप्रिसिएशन तो दुनिया भर में चल ही रहा है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। एक चर्चा शुरू हो गई कि ये फिल्म पूरी तरह से रियल है या इसमें मौजूदा हालात को देखते हुए एक्स्ट्रा लिबर्टी ली गई है और एक नई कहानी चल रही है। आई एम श्योर ये भी आपके पास पहुंचा तो होगा ही। मैं क्या है कि जब किसी फिल्म के लिए हाँ कर देता हूँ तो मैं पूरी तरीके से खुद को सरेंडर कर देता हूँ। जो गैंग्स ऑफ वासेपुर की लाइन है, सरेंडर करने आए हैं दानिश, हाँ, तो बस मैं सरेंडर कर देता हूँ मेरे डायरेक्टर को। फिर जो उसमें लिखा है उसको मैं मान लेता हूँ यही महावाक्य है मेरे लिए, और फिर पूरी तैयारी उसके अराउंड करता हूँ। फिर जो भी इम्प्रोवाइज करूँगा उसके आसपास करूँगा, उसके परे नहीं। फिर सोचता नहीं, मैं ये मान के चलता हूँ, मेरे दिमाग खुद को ये मैसेज देता हूँ कि दुनिया का सत्य यही है। खुद को ऐसा एक ऐसे स्टेट में मैं रहता हूँ कि यही सत्य है, ताकि उस कुछ भी मैं बोलूँ तो मेरी सच्चाई के साथ निकले। चाहे फिल्म में मैं झूठ भी बोल रहा हूँ, मेरा मतलब मेरा किरदार अगर झूठ भी बोल रहा है तो वो भी एक कन्विक्शन के साथ रहता है, वो मेरे लिए वर्क करता है। आप लोग को रिसर्च दी गई थी इसकी या रिसर्च नहीं, काउंटर क्वेश्चन किए थे साइन करते नहीं, मैंने एक बार हाँ किया तो फिर मैं सवाल जवाब, जो मेरे अंदर होता है, मेरे अंदर जो जो चीजें आती हैं वो मैं डायरेक्टर से पूछता हूँ,
लेकिन वो ज़्यादातर चीज़ें मेरे किरदार के लिए होती हैं। कोई सीन क्यों है ऐसा मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं पूछता हूँ, मेरे अंदर कुछ और आइडियाज़ अगर आ रहे हैं तो वो मैं शेयर करता हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर कोई ऐसा थॉट ना बचे जो मैं मेरे डायरेक्टर को ना शेयर करूँ, और वो इस अप्रोच को अब तक, थैंक गॉड आई एम लकी, मेरे डायरेक्टर्स इस अप्रोच को समझ। हाँ, आप नहीं करोगे तो आप काम भी नहीं कर पाओगे उस कन्विक्शन से। लेकिन आपके अंदर तो एक कवि रहा है ना, कवि कलश से पहले भी तो कवि रहा है आपके अंदर। मतलब छोटी मोटी कविताएं लिख लेता हूँ, गाने वाने छोटे लिख लेता हूँ। तो कहाँ, मतलब कहीं दिल विल टूट गया था बचपन में क्या? नहीं, कहाँ लिखना शुरू किए थे? दिल टूटने की वजह से कविता कभी नहीं लिखी। अब रॉकस्टार में तो यही दिखाए थे कि आदमी कटता है तो आदमी लिखना पढ़ना शुरू या हाँ, बोलना शुरू मतलब करता दिल है। टूट के जब कोई लिखता है तो बहुत बड़ा वाला बन जाता है। हम छोटे मोटे वाले हैं। तो दिल टूटने की वजह से नहीं हुआ। मैं बनारस का रहने वाला हूँ। हाँ बनारस अपने आप में एक अद्भुत शहर है। हाँ, क्या है बनारस, बताओ थोड़ा। नए लोग बनारस मतलब आप सारी दुनिया घूम लीजिए, बनारस नहीं गए तो क्या घूमा। हैं। एक शहर जहाँ हर कोई गुरु कोई नहीं चेला। बस अब आप ये सेंटेंस की गूढ़ता को नहीं तो ये समझिए। तो हम समझते हैं ना, आप बहुत आदमी ना जानते बनारस। बनारस में लोग मौज में रहते हैं, है ना, सबका रस बना हुआ है वहां। हर कोई वहां गुरु है, कोई चेला नहीं है, और हर कोई वहां चेला है, क्योंकि वो शहर ही कुछ ऐसा है। आपको रिक्शे वाला भी सिखा के जाएगा, आपको लस्सी वाला भी सिखा के जाएगा। यही नहीं रुकती, वहां कई बार सांड भी सिखा देते हैं। सन्यासी तो ठीक है, सिखाता ही सिखाता है। तो वहां की हर सीढ़ी पे जो छोटी मोटी चीज आपको नजर आ रही है उसके पीछे भी एक कहानी है। कुछ इत्तेफाक नहीं है वहां पे ना, वहां हर चीज के आप काशी विश्वनाथ का दर्शन करते हैं और अचानक आप निकल जाते हैं, फिर आपको कभी किसी दिन ये पता चलता है कि अरे उसी के थोड़ा पहले तो माँ अन्नपूर्णा का जो है वो था। और फिर जब आप माँ अन्नपूर्णा के बारे में पढ़ते हैं तो आपको लगता है अरे छूट गया, है ना। और वो हो जाता है, फिर किसी दिन आपको पता चलता है कि आपने काशी गए और काल भैरव का दर्शन नहीं किया, तो आपको लगता है ओह ये क्या हो गया। तो और अगर आप मुगालते में तो मणिकर्णिका घूम लीजिए। हाँ, फिर उसके पहले वहां भी तो जाइए, संकट मोचन मंदिर जाइए, जहाँ पे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। तो अद्भुत ही है शहर। ये तो मैं सारी पुरानी चीजें चाट खाने के शौकीन है, दूध दही लस्सी। मैं खुद मेरे बहुत सारे लो फेज में मणिकर्णिका स्मशान घाट पे जाके बैठता था। क्यों? रीजन उसका ये था कि बॉम्बे में, तभी बॉम्बे था, अब मुंबई है। उस समय जब कुछ नहीं होता था कि पता चले 5 महीने हो गए, एक दिन काम नहीं मिला, मतलब मंडरा रहे हैं ऑफिस के बाहर, घर पे हैं तो खिड़की से बाहर देख रहे हैं वही पेड़ है, कौवे जो है वहाँ कौवा कबूतर बहुत हैं बॉम्बे में, नया नया कौवा आ रहा है उसी को देख रहे हैं। कबूतर को देख रहे हैं, घंटों देख रहे हैं, कितना देखे। कहीं कॉल आई तो दौड़े कपड़ा पहन के चलो ऑडिशन देख के आते हैं। तो ऐसे जब बहुत लंबा चलता है तो अंदर से एक वो होता है कब होगा, क्योंकि सवाल दक्ष प्रश्न तो खड़े हैं। जिस जगह से मैं आ रहा हूँ वहाँ मैंने बताया बनारस में सब गुरु हैं, तो गुरुओं के सवाल मतलब वो सीधा ऐसा लगता भाले की नोक पे सवाल खड़ा है और उसी पे आपको बिठाएंगे। तो ऐसे ऐसे सवाल आते थे परिवार के सामने, उसका जवाब नहीं होता था मेरे पास। और ये होता था कि लोग, पिताजी हैं, सामाजिक लोग हैं सब लोग, तो शादी विवाह तमाम फंक्शंस में आना जाना होता है, तो नुकीले कटीले सवालों के साथ कोई ना कोई आ ही जाता है और पूछ ही लेता है, अरे डॉक्टर साहब इतना साल हो गया क्या कर रहा है विनीत। तो उनके पास इसका जवाब नहीं होता था। तो जो चेहरा पापा का उतरता था उसकी खबर भाई मुझे देता था कि पापा से 4-5 लोगों ने यही पूछा, और ये हर शादी में पूछा जाता था। तो मन रिलेटेबल कहानी है। मेरी मम्मी ने एक टाइम मुझे बताया 12th के बाद जब थोड़ा डाउनफॉल चला था कि हम लोगों ने थोड़ा फंक्शन में जाना कम कर दिया है। ये मेरे यहाँ भी हुआ है। पापा कई बार बैक टू लगन आती है ना, तो लगन आती है तो रोज 3-4-5 जगह जाना होता है, समाज बड़ा है। तो जब बहुत ज़्यादा वो सवाल छू जाते थे, क्योंकि हर कोई इतने चुने हुए शब्दों के साथ सवाल नहीं पूछता, कई लोग बहुत नुकीले और तिरछे शब्दों के साथ सवाल पूछते हैं, तो भारी पड़ जाता है।
तो पापा कहते थे कि बेटा ये जो अगले 2-3 दिन तुम लोग चले जाओ, क्योंकि उनको लगता था कि कई ऐसे लोग आने वाले हैं जिन्होंने पिछले साल भी ऐसे सवाल पूछे थे। हमारे यहाँ छोटे शहरों में बहुत ज़्यादा बहुत होता है। इंटरेस्ट भी होता है लोगों को बहुत ज़्यादा कि आप क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा होता और उसको आपको जलील कराते हैं, एहसास है। कराते हैं। मतलब अब कैसे, अब सोचिए ना कि ये सवाल पूछा जा रहा है कि अरे डॉक्टर साहब ये हमारी बहू है। विनीत के साथ ही तो था ना। एवरी मिडिल क्लास गाय कैन रिलेट। फिर वही चीज़ जब आगे बढ़ती है 2 साल 3 साल, फिर ये होता है ये हमारा नाती है या पोता है। रिश्तेदारों में जो लोग हाँ, अच्छा कर रहे होंगे, वही समझिए कि विनीत के साथ ही तो था ना। तो जब बहू शादी होके आई थी तब भी उस परिवार से सवाल आया था। जब उनका परिवार अगली जनरेशन में गया तब भी वही सवाल आया था। विनीत उसी स्टेशन पे खड़ा था, जहाँ उसके पास कोई ट्रेन नहीं, कोई जवाब नहीं। खड़ा हूँ आज भी। और तो वो कहीं ना कहीं जब तोड़ता था, वापस आता हूँ सवाल पे, तो मणिकर्णिका घाट जाता था। घर आता था तो मणिकर्णिका घाट पे जाता तो बैठ जाता था ऐसा। वहाँ आग कभी बुझती नहीं, लाशें आती रहती हैं, चुपचाप बैठ जाता था, देखता रहता था। तो जो राख उड़ती थी वहाँ की, कुछ राख आके आपके ऊपर भी, क्योंकि हवा चल रही है, तो देखता था, वो देखता था, चिताएं जलती देखता था, लोग आए, अंतिम संस्कार किया, लोग चले गए, दूसरी चिता जल रही है, तो सब चुपचाप देखता था। फिर मन में एक ना भरोसा पैदा होता था कि जीवन में कितनी भी ताता थैया हो जाए, कितनी भी ताता थैया हो जाए, आना यहीं है। तो जब फुल सर्कल होके आना यहीं है तो डरना किससे है? अगर जीवन इसी का नाम है कि सांस जब आखिरी लूंगा और छोड़ूंगा उसके बाद यही सच्चाई है, तो इसके पहली सांस जब खींची थी धरती पे और आखिरी सांस जब छोड़ूंगा धरती पे, उसके बीच में जो कुछ भी होना है उससे क्या डरना। फिर जो गीता की लाइन है ना कि इस सृष्टि में मेरी इच्छा, मतलब प्रभु जो कहते हैं, मेरी इच्छा के बिना इस सृष्टि का एक पत्ता तक नहीं हिलता। तो जब एक पत्ता के हिलने को भी प्रभु ने संभाल रखा है, तो मैं तो ठीक ठाक 5 फीट 10 इंच का हूं, देख ही रहे होंगे। तो मैं सच्चाई को पकड़ के चल रहा था। तो बार बार ऐसा हुआ, मैं बार बार आता था स्मशान घाट में, जब भी बनारस आता खुद को रिचार्ज करता था और वहाँ बैठता तो था। आपको तो बॉदर करता नहीं होगा लोग क्या कहते हैं? जैसे मैं जब घाटों पे जाता हूँ कई बार ऐसे, तो मैं देखता हूँ कि जब लाश जलनी शुरू होती है तो लोग भावुक होते हैं, थोड़ी देर में 4 कट लेते हैं, कुछ पीछे बैठ के कुछ पानी चाय शुरू कर देते हैं, कुछ ढूंढना शुरू कर देते हैं। आखिर में 10-15 आदमी बचते हैं, फिर 5 बचते हैं जो 2 घंटा रहते हैं। कई बार पूरा भी शरीर नहीं जलाते, जानवर लोग निकल जाते हैं। मैंने तो कई अयोध्या में कई जहाँ देखा कि जानवर आते थे। मणिकर्णिका में वो चीज़ नहीं होगी। नहीं, अब तो अयोध्या में भी इलेक्ट्रिक हाँ, सिस्टम आ गया, बट एक मैं भावना की बात कर रहा हूँ कि आपको इतना भी समय नहीं था कि पूरी लाश भी जल जाए, आप ठहर कर रहे। उसके बाद घर परिवार में 1 साल तक याद रखते हैं, अगले साल तस्वीर पे, उसके बाद वही जो आपके डायरेक्ट रिलेशन में 1-2 लोग हैं, फिर वो भी 10 साल 5 साल में। वो निर्गुण है ना, और पूरी जिंदगी हमारी यही चलती है कि हाँ निर्गुण है ना। मतलब भंवरवा के तहरा संग जाई, भंवरवा के तहरा संग जाई। तो ये जो भंवरवा है इस सोल के लिए, कौन तुम्हारे साथ जाएगा? तो इस पूरे निर्गुण को सुनिएगा। तो फिर पूरी जिंदगी काहे हम लोग इसमें परेशान रहे? जैसे अभी आप कहे कि पिताजी शादी में इसलिए नहीं गए क्योंकि वहां 2 लोग कह देंगे। सत्य तो यही है ना कि कोई नहीं रहेगा साथ में। बिल्कुल। वैसे तो देखिए कबीरदास जी भी बनारस में हुए, हाँ, ठीक, लेकिन हर बनारसी कबीरदास नहीं है। हाँ। तो जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति, एक होता है किसी चीज को जानना और एक होता है उसका अनुभव करना, दोनों में बहुत फर्क है। बात होगी तो अनुभव करने वाला भी वही बोलेगा जो जानने वाला बोल रहा है उस घटना के बारे में, लेकिन जानने वाला उसकी गहराई और अनुभव करने वाले की गहराई में बहुत फर्क है।
जिसको बोलते हैं ना कि जाके पैर न फटी बेवाई तेका जाने पीर पर आई। बेवाई का मतलब जो पैर में जो लोगों को लगता होगा वो वाले क्रैक्स है ना जो पैर में होता है एड़ियों में, तो एक्चुअली जब बेवाई फटती है ना उसमें बहुत दर्द होता है, बहुत बहुत ज्यादा दर्द होता है, जो ठीक से अगर फट जाए ना किसी का पैर। इसलिए ये कहा गया जाके पैर न फटी बेवाई तेका जाने पीर पर आई। कहने का मतलब यह है कि अगर आप उस पीड़ा से कभी गुजरे नहीं हैं तो आप दूसरे की उस पीड़ा को कभी समझ नहीं पाते हैं। जानते हैं आप कि वो तकलीफ में है, लेकिन उसको महसूस आप तब कर पाते हैं जब आप उससे गुजरे होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर आदमी जो इस जीवन में है वो जीवन को इसी तरीके से अप्रोच करे कि घूम फिर के तो यहीं आना है। लोग तो इस तरीके से संचय कर रहे हैं। कहा तो ये भी गया ना, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। सबको मालूम है, लेकिन फिर भी संचय इतना हो रहा है, शायद पूरे जीवन बीत जाए फिर भी उसका 10% का उपभोग वो नहीं कर पाएंगे। मैं इसको ऐसे देखता हूं, जो मैंने बोला मुझे सिर्फ उसकी आज़ादी चाहिए कि मैं काम करना चाहता हूं तो वो हो सके। बस प्रभु मुझे इतना दे कि मैं दाता की स्थिति में रहूं। मैं इतना मांगता हूं कि अगर किसी को ज़रूरत है और मैं देना चाहूं तो मेरी मुट्ठी में कुछ रहे। मैं प्रभु से इतना मांगता हूं, तो वो उतना मुझे चाहिए। अब मैं इस सारी चीज़ों को ऐसे देखता हूं कि अगर आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं तो आज हम जो हैं कल फिर आएंगे, किस रूप में आएंगे मालूम नहीं। तो ऐसे समझिए कि आपने अपने घर के चारों तरफ बड़ी चहारदीवारी बनाई, अंदर एक बड़ा सुंदर मकान बनाया और इतनी ऊंची चहारदीवारी कर दी कि लोगों का आ पाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो लोग दूर से देख के जाते हैं, भाई क्या बड़ा घर है, किसका आलीशान। कहानियां भी सुनाई जाती। क्या पता पुनर्जन्म में आप उसी चहारदीवारी के बाहर दरबान बने बैठे हो। जिस चहारदीवारी को आपने खड़ा किया था आप अब उस चहारदीवारी के उस पार हैं। तो ऊपर वाले की लीला बड़ी अजीब है। तो इतनी भी ऊंची चहारदीवारी मत कर दीजिए कि कहीं ये स्थिति आ जाए तो चहारदीवारी के इस पार आ पाना आपके लिए असंभव हो जाए। एक सवाल हम और घुमा पूछते हैं, जैसे भी सफलता आई है, छावा के बाद दुनिया मैसेज कर रही है, कैरो डायरेक्टर्स कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। सफलता भीड़ लाती है, असफलता में आदमी अकेला होता है, दुनिया जानती है। लेकिन क्या सफलता और असफलता का पारिवारिक रिश्तों पर असर पड़ता है? जैसे आपकी वाइफ आपके साथ रही है, आपकी शादी हुई, आपके पिताजी से रिश्ता, वो जो सफलता का दौर था उसमें पारिवारिक रिश्ता कैसा होता है और असफलताओं का परिवार पर कितना असर पड़ता है? असर तो पड़ता है। पड़ता है, हाँ असर पड़ता है। मैं ऐसे बता रहा हूँ मैं इस मामले में बहुत भाग्यशाली रहा हूँ और मैं ये मानता हूँ कि वो सफलता भी किस तरीके की सफलता है कि जब आपकी सफलता में आपके अपने ही छूट जाए। क्योंकि मुझे मालूम है जब मेरे पास कुछ नहीं था, जब मैं मुंबई भी नहीं आया था, तो मेरी बहन मुक्ति, मेरा छोटा भाई कार्तिकेय, ये मेरे साथ खड़े थे। जब मुझे किसी तीसरे का भरोसा नहीं मिला था तो ये दो लोगों का भरोसा था। किसी का आपके अंदर भरोसा होना आपको बहुत ताकत देता है। इन्होंने तब भी भरोसा किया था जब लाइंस तो बोलने की बात छोड़ देते हैं, खड़े होने का भी मौका नहीं मिला था कैमरे के आगे, इनको तब भी भरोसा था। और ये आज से मतलब 30 साल पहले की बात बता रहा हूं, उनको तब भी भरोसा था, 27-28 साल पहले। आज भी उनको भरोसा है। छावा के पहले भी उनको भरोसा था। अब कुछ तो बदलता है ना। जैसे मैं कई बार देखता हूँ कि परिवार में दो लड़के हैं, एक अच्छा कर रहा है, 19 कर रहा है, प्यार दोनों से है, एक की थोड़ा अलग व्यवहार दिख जाता है। एक और चीज, राज कपूर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बोली। हाँ। उन्होंने बोला था कि जो फिल्में नहीं चलती, जो फिल्में नहीं चलती उनसे ज्यादा प्यार होता है। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी। फिल्में बच्चों की तरह होती हैं, क्योंकि वो फिल्म उस बच्चे की तरह होती है जो बच्चे के साथ कुछ ऐसा हुआ कि थोड़ा कमजोर रह गया किसी वजह से, तो उससे ज्यादा आप उसके साथ जुड़े होते हो। बाकी जो बच्चा चल पड़ा है
वो तो पता ही है कि उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बच्चा जो कहीं पीछे रह गया, माँ बाप को, डायरेक्टर को वो बच्चा प्यारा होता है। आपके लिए वो मुक्काबाज भी होगी। हाँ हाँ बिल्कुल, तो होता है। और परिवार, मैं बता रहा हूँ इस मामले में बहुत लकी रहा कि जब मेरा कठिन समय था तो पिताजी ने भी ये बोला, हारियो न हिम्मत बिसारियो न हरि नाम, मुझे ताकत देता था। अटल जी ने वो कविता सुनाई थी, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो उनकी कविता का ये जो हिस्सा है मेरे साथ हमेशा रहा। टर्मिनेटर में एक विलेन था जिसको जब मारते हैं तो टूट जाता था, बिखर जाता था, छोटे छोटे पीसेस में मेल्ट करके चला जाता था, फिर वो छोटे पीस भी ना धीरे धीरे इकट्ठे होते थे और फिर उसमें से इमर्ज होता था। तो वो विलन भी मेरा जो है ना, अटल जी ने कहा था संसद में कि वो जो हम पर सवाल खड़े कर रहे हैं उन्हें हम बता दें, रातों रात कुरमुत्ते की तरह नहीं जन्मे, 45 साल का संघर्ष है। इस संसद में दो सीटों वाली पार्टी सरकार बनाई है, इस सदन ने मेरा आचरण भी देखा। अरे क्या होगा, सुना था, मोटिवेशनल बड़ी स्पीच थी। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं आप अपने लिए, क्योंकि लो तो होगा, आप टूटोगे, आप बिखरोगे, सवाल ही नहीं है ना हो। लोग बोलते हैं कभी कोई ऐसा फेज आया जब आपको लगा अब नहीं होगा, बार बार आता है, अक्सर आता है, आपको जोड़ना पड़ता है खुद को फिर से। आप, इसीलिए मैं कहता हूँ रोने का दिल कर रहा है रो लो। पिताजी से कैसा रिश्ता है? पिताजी के साथ हमेशा अच्छा था, बस बात इतनी थी कि मैं कुछ और करना चाहता था, वो कुछ और कहते थे। कहने के पीछे जो कारण था उसको मैं समझता था। उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज मुझे बाद में समझ आई, उनको ये लग गया, जैसे होता है ना बाप अपने बेटे को पहचानता है, उसकी कमियां भी, उसकी स्ट्रेंथ भी सब समझता है बाप डरता, माँ बाप डरते इस बात से हैं कहीं ऐसा ना हो कि ये जो जिद में जो करना चाह रहा है इसका कुछ हो ही ना। Someone quoted a beautiful line कि माँ बाप आपके सपनों के विरोधी नहीं होते हैं, बस वो आपको गरीब देखना नहीं चाहते। Exactly. वो आपको संघर्ष करते ही जीवन बीत जाए ऐसी स्थिति में नहीं देखना चाहते, वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है सफल हो। तो कभी कहा उन्होंने कि आई एम प्राउड ऑन यू? हाँ, वो कमाल हुआ जब उन्होंने रंगबाज मेरी रिलीज हुई थी, तो मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि पापा ऐसा कर सकते हैं। तो उन्होंने मेरे भाई को बोला कि विनीत की होर्डिंग्स लगी हैं, बहुत लोग कह रहे हैं, मुझे जरा चलो दिखाओ। तो भाई लेके गया, उसको भी लगा ये क्या हुआ आज। तो वो गए और मेरा भाई भी वहां लेके गया, जो बड़ी होर्डिंग थी, और उन्होंने देखा, फिर बोले मेरी एक फोटो लो। तो हमेशा यहाँ जब भी बाहर निकले कलम रहती है उनके इसमें। वो तो सुबह 5 बजे से वो क्या सॉल्व करते रहते मेरे को मालूम नहीं। पूरे उनके बेड पे पन्ने रहते हैं, हर पन्ने पे कुछ लिखा हुआ पड़ा रहता है, किताबें कुछ खुली रहती हैं, पुरानी पुरानी किताबें। वो क्या कर रहे हैं मुझे आज तक नहीं समझा, लेकिन मैं बचपन से देख रहा हूँ, आज भी यही है। और उनको मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता, मेरी होर्डिंग के आगे खड़े होकर उन्होंने तस्वीर खिंचाई और ऐसे आशीर्वाद। उनको पोज देना तो आता नहीं ये, और उन्होंने बोला ये विनीत को भेजो। मैं जब वो देखा ना, मुझे लगा आज पापा कन्विंस है, बहुत बड़ी बात। कहे तब भी नहीं होंगे? नहीं, वो वाली जनरेशन है कि मैं यही सवाल मेरा, आई लव यू बोला नहीं कभी उन्होंने। यही पूछ रहा हूं कि हमारी आपकी पीढ़ी के जो पिताजी लोग हैं ये एक्सप्रेसिव क्यों नहीं? क्योंकि मौजूदा पीढ़ी के पिताजी बड़े एक्सप्रेसिव हैं, जितने हमारी जनरेशन के लोग फादर बन रहे हैं वो बहुत एक्सप्रेसिव है। ऊपर वाली जो हमारी जनरेशन है, हाँ, उसमें माँ बाप एक्सप्रेसिव नहीं है। वो आपसे कभी नहीं कहेंगे तुमने अच्छा काम, गर्व है तुम पर, या आई लव यू। अम्मा कह देती हाँ, अम्मा कह देती हैं, अम्मा के थ्रू पापा का वो इमोशन भी पता चल जाता है। हाँ, पापा, अम्मा तो मीडिएटर होती है। हाँ, पापा कभी ना बोल पाए। कबो हक किए पापा? हाँ ना। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि आ जाओ, अब मैं जाके लग लेता हूँ गले। ऑकवर्ड वो फील करते होंगे। हाँ, मतलब उनको लगता है ये क्या कर दिया ये, बट मैं लग लेता हूँ। लेकिन मैं भी थोड़ा असहज महसूस करता हूँ, गले नहीं हो पाता। कोशिश की मैंने वो करने की, लेकिन वो जिस तरीके से थोड़ा असहज, मन उनका करता है, मन करता है उनका, लेकिन वो कहीं है नहीं कि बेटे को गले लगा लें या बहुत अच्छा लगा तो
आई लव यू तो सवाल ही नहीं है। आई लव यू तो ऐसा शब्द हो गया है ना कि नारायण के दर्शन हो गए पिताजी के मुंह से अगर सुन लो तो वो नहीं है। कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं उनको बोलते देख ही नहीं पाता हूँ। तो वो है, लेकिन महसूस करता हूँ उनके प्रेम को, उनके लगाव को, और वो बहुत गहराई तक है। तो वो था कि उनको ये था कि ये फिल्म लाइन के लिए सोचा, पहले तो उन्होंने मना ही कर दिया था, सीधे बोल दिया तुम्हारे छोटे भाई बहन, हम 3 भाई हैं 2 बहनें, तो मुझसे बड़े हैं। जमाने में लोग मेहनती भी तो थे। हाँ नहीं, पुराने ज़माने में वो भी था कि परिवार जो है, कि पता नहीं कितने बच्चे, क्योंकि स्वास्थ्य की सुविधाएं और ये सारी चीज़ें ऐसी थीं कि कई बार ऐसा होता था कि अगर एक ही बच्चा है कोई चीज़ मतलब हमारे पिताजी को हम 2 ही लोग हैं, लेकिन हमारे दादाजी के 10 थे। यस, तो वो वैसा ही था, और हर परिवार में 10 बच्चा बच नहीं पाता था। हाँ, उसमें भी 2-3 लोगों की डेथ हो गई, 1-2 लोगों की। हाँ, तो वो भी होता था कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी थीं जो आज की डेट में बहुत आसानी से ट्रीट हो जाती हैं, उस समय नहीं हुआ करती थी। फॉर एग्जांपल, मैं मेडिकल का हूँ, तो ट्यूबरकुलोसिस जब तक उसकी किट नहीं आई थी तब तक ट्यूबरकुलोसिस होने के बाद कम लोग बचा करते थे, है ना। आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें थी, है ना। जैसे अब ये आ रहा है तो मुझे याद आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई, है ना। जैसे आयुर्वेद के लिए, टीवी के लिए बोला गया, अंश पार्श्वो भीतापश्च संतापः कर्पादयो ज्वर सर्वांगश्चेति लक्षण इति राज्यक्षमा। राज्यक्षमा इज ट्यूबरकुलोसिस। बहुत करेक्ट डिस्क्राइब किया गया है कि अंश और पार्श्व में ताप होगा, और संतापः कर्पादयो, कर और पैर के तलवे में हल्का ताप होगा। ज्वर सर्वांगश्चेति, तो ताप के लिए कुछ अलग है, संताप के लिए कुछ अलग है, ज्वर के लिए कुछ अलग है। हर चीज को बहुत वैसे डिस्क्राइब किया गया है कि ज्वर सर्वांगश्चेति लक्षण इति राज्यक्षमा। तो अगर ये चीजें हैं, इसका मतलब है ये राज्यक्षमा के लक्षण है। हेल्थ की डेफिनेशन, सॉरी मैं कहीं अलग ही जा रहा हूं, हेल्थ की डेफिनेशन महर्षि सुश्रुत ने बहुत पहले दी थी। एलोपैथ में आई थी वो चीज, बाद में उसमें संशोधन भी हुए थे। एलोपैथ में ये था कि हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज एंड इन्फॉर्मिटी। बाद में उसमें स्पिरिचुअल भी ऐड हुआ, कुछ शब्द इधर उधर हो सकते हैं। एंड हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज एंड इन्फॉर्मिटी। बट महर्षि सुश्रुत, ये दुर्भाग्य है हमारा, जिसे फादर ऑफ सर्जरी पूरी दुनिया कहती है। मैं आयुर्वेद का स्टूडेंट रहा हूं, मुझसे ये पूछा जाता है, बिकॉज मैंने MS आयुर्वेद की मेरी डिग्री है, जिसमें आई और ENT अभी भी कंबाइंड, पहले एलोपैथ में भी कंबाइंड था, INT बाद में सेपरेट हुआ। लोग ये बोलते हैं आयुर्वेद में सर्जरी होती है। मैं बोलता हाँ। क्या बात कर रहे हो, आयुर्वेद में सर्जरी होती है? हाँ, क्या सर्जरी होती है? आप बताइए। महर्षि सुश्रुत इस देश में हुए, पूरी दुनिया उनको फादर ऑफ सर्जरी बोलती है, और इसी देश के नागरिक पूछते हैं आयुर्वेद में सर्जरी होती है। कुछ अटपटा नहीं है, दुर्भाग्य। उन्होंने हेल्थ की डेफिनेशन दी थी, समदोषः समागनिश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेन्द्रियार्थ मनः स्वस्थित विधीयते। हर शब्द इतना कुछ छुपाए बैठा है। समदोष, 3 दोष हैं हमारे शरीर में, वात, पित्त और कफ। हर दोष के 5 प्रकार हैं। वात, प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान। 5 जो ये वात के प्रकार हैं, सबका अलग अलग डिस्क्रिप्शन है। पित्त, रंजक, भ्राजक, आलोचक, साधक, पाचक, ये 5 पित्त हैं। एक शब्द में कैसे कवर किया है? समदोष, एक शब्द भी बोला। समदोष समागनिश्च, मतलब सम से मतलब बैलेंस होना चाहिए दोष आपके। समागनिश्च, अग्नियां 13 हैं, 5 भूताग्नि, 7 धात्वाग्नि और 1 जठर अग्नि। आज बोला जाता है ना कि डिजीजेस वो गट से स्टार्ट होती हैं, उस समय बोल दिया था। उसमें भी एक अग्नि की बात, आप सिर्फ जठर अग्नि की बात कर रहे हो जो गट में होती है। उन्होंने 13 अग्नियां बताई हैं।
5 भूताग्नि, 7 धात्वाग्नि और 1 जठराग्नि। अभी 2 शब्द हुए, समदोष समाग्निश्च। सम धातु मल क्रिय, 7 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। सम धातु मल क्रिय, मल आंख का मल, कान का मल, नाक का मल, बाल में आने वाला मल, यूरिन, स्टूल, पसीना, नाखून, सब कवर होता है। अभी 1 लाइन हुई है, समदोष समाग्निश्च सम धातु मल क्रिय। अब वो गए दूसरे लेवल पे, उनको पता था कि इनविजिबल कुछ चीजें और हैं जो मेंटल हेल्थ को भी कवर कर किया उन्होंने। प्रसन्न आत्म इंद्रियार्थ मन स्वस्थ विधीयते, उसको स्वस्थ बोलते हैं। प्रसन्न आत्म इंद्रियार्थ, इंद्रिय और इंद्रियों के अर्थ, प्रसन्न आत्म इंद्रियार्थ मन। जो आज मेंटल हेल्थ की हम बात करते हैं ना, 3000 साल पहले बोल के गए, प्रसन्न आत्म इंद्रियार्थ मन स्वस्थ विधि, उसको स्वस्थ कहते हैं। आज बोलते हैं ना लाइफस्टाइल की बात, उस समय बोला गया था। त्रयो उपस्तंभा आहार निद्रा ब्रह्मचर्यमिति। जो होते हैं ना फूड, आपका खाना कैसे है उससे तय होता है आपका स्वास्थ्य, तब बोल दिया था। सिर्फ खाना ही नहीं बोला था, आहार, निद्रा, नींद की को कितनी वैल्यू दी थी उन लोगों ने। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, अब क्या बोलूं, ये कहीं अलग ही चला जाएगा। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। अभी ठीक है, कुछ याद रह गया क्योंकि मैं धक्का मार के पढ़ता था, मैं इतना अच्छा नहीं था पढ़ाई में, लेकिन हाँ ठीक है, जो टारगेट आ जाता फिर उस पर लग लेता था। तो ये अजीब सी बात है, हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन न जाने क्यों बोलते हैं ना लोग, हमारे यहाँ एक वो चक्कर है कि जब कोई लैंड करता है ना ऊपर से बाहर से, तो लोग गारलैंड लेके खड़े रहते हैं। हमारे बीच से जब कोई निकलता है तो लोग टांग पकड़ लेते हैं। उनको लगता है जो भी बड़े लोग होंगे अवतरित होंगे। जिस दिन हमारी मानसिकता ये बनेगी कि हमारे आसपास के लोगों में ही वो लोग भी हैं जो कुछ कमाल करेंगे, तो और बदल सकता है। तो वो हमेशा जब समाज इस नज़र से देखेगा कि जो बच्चा आज हमारे बीच में है, इसको ये यहाँ वही ये यहाँ वाला बच्चा किसी दिन कुछ कर सकता है। हमको तो याद आ गया वो गुड्डू भैया, कि अब हम वो गुड्डू नहीं जो लिविर लिविर क्या करते थे। अब हमको चाहिए फुल इज्जत। ये कभी ये वाला थॉट हुआ आपके साथ कि कभी गांव देहात में गए हो या कहीं गए हो और आपको लगा बस हो गया, अब हम वो नहीं विनीत हैं? मेरा लिविर लिविर करते थे। मेरा ये था, मुझे ना एक वो रहता था, या किसी डायरेक्टर के साथ कभी किसी सेट पे? मैं बोलता नहीं, मुझे हमेशा ये होता है अपने काम से जवाब दो। हाँ, तो कभी मन में चला? मन में तो बहुत कुछ आता है। अब हमसे लिविर लिविर मत करो। मन में तो ठीक है, मन में तो आता ही आता है, लेकिन मतलब वो एक डिसेंसी रहती है कि मुझे लगता है वो भी ठीक है। वो इसलिए ठीक है क्योंकि वो जिस तरीके से जीवन को समझते हैं वो उनका सच है। बेइज्जत होना कितना जरूरी है? आप पे डिपेंड करता है कि आप बेइज्जत होकर अपनी वैल्यू करेंगे या बिना बेइज्जत हुए आपको अपनी वैल्यू पता है। ये आप पे डिपेंड करता है। चीजें दुनिया में, समाज में ना बहुत सारी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं। कई बार कोई थप्पड़ खा के जगता है, कोई दिल तोड़वा के राइटर बनता है। प्रेमचंद का दिल थोड़ी टूटा था, है ना? बात है। और 4 बजे उठ के डिबरी जला के लिखा करते थे। डिबरी मतलब एक फोटो वायरल होती है जिसमें उनका जूता फटा है। तो ये जरूरी नहीं है कि मतलब आप बेइज्जत हो और तभी हो। कोई घटना ट्रिगर कर जाती है। सही बात है। कई बार हाँ, जो आप कह रहे हैं मैं सहमत हूँ, नजरिया बदला। कोई घटना एक हो सकता है आपको उड़ती चिड़िया ट्रिगर कर जाए। सही बात है ना? हो सकता है आप रिक्शे में कहीं जा रहे हैं और रिक्शे वाला ने कुछ ऐसा कह दिया और आप ट्रिगर हो गए। आपको इसका मतलब ये भी कि आपको ज्ञान देगा, गुरु बन गया वो। आप इसका मतलब ये भी कि असफल होकर ही सफल बनना जरूरी नहीं है। और क्यों हो सकता है? बिल्कुल, मतलब क्यों? ठीक है, आपको इतना संघर्ष तो करना पड़ेगा कि आप अगर सपोज आप किसी नई फील्ड में इंटर करते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप इंटर किए और सारे लोग तैयार बैठे। आपको आपके अंदर क्या है उसको कहीं ना कहीं अपने काम के थ्रू लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। तो जब तक वो नहीं होता तब तक आपको वो सतत रूप से चालू रखे और पहुंचाने के बाद और परिश्रम करना है बने रहने के लिए। तो जीवन का अर्थ ही है परिश्रम।
और वो प्रकृति भी हमें सिखाती है। अगर आप नजर आपके अंदर है तो दिखेगा, पेड़ है, हरा भरा है ना, जैसे पतझड़ आता है सारे पत्ते गिर जाते हैं। अब अगर आप पतझड़ में उसको दर्शन करके गए तो आपको यही मेमोरी रहेगी, वो सूखा पेड़ है। लेकिन जब आप सावन में आओगे तो लहरा रहा है। तो हो सकता है कभी आप अपने जीवन में किसी ऐसे फेज से गुजर रहे हों जहां आप पतझड़ के तरीके की फीलिंग अपने आसपास के लोगों को दे रहे हों। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सूख गए। हो सकता है जीवन में किसी पड़ाव पे आपकी किसी से मुलाकात हुई हो और आप बहुत लो फेज में हैं, तो हो सकता है उस समय जो आपसे वाइब गई हो वो वाइब ऐसी हो कि यार बहुत नेगेटिव है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अंदर ऊर्जा का फिर से पुनः संचार नहीं हो सकता। हो सकता है, ये हमें तय करना है। जीवन दर्शन किया आपने। ये हमें तय करना है। और बोला ना, प्रकृति सिखाती है परिवर्तन। आज हम बोलते हैं ना 2.0, प्रकृति तो हमेशा से चीख चीख के बोल रही है, चारों तरफ बोल रही है, पेड़ पौधों में बोल रही है, खेतों में बोल रही है, खलिहानों में बोल रही है 2.0 की बात। हमने आज टर्म दिया, हम देर से समझे। हाँ, मतलब हम तब समझे जब चीजें लैंड हुई हैं। हाँ हमारे बीच से नहीं समझे। गैंग्स ऑफ वासेपुर पे आते हैं। गजब का सीन था वो वाला कि अपने आप लेटेगा तो मर, लेटाओ इसे। अपने आप लेटेगा तो मर जाएगा। मनोज भाई खूब इम्प्रोवाइज करते हैं। बिजली कहाँ है? बिजली लेके आओ। हाँ, बिजली। अरे हम थोड़े लगाए पीछे लाइट। पीछे हम लाइट थोड़ी लगाए। गलत होगा तो तुम्हारा गला काट देंगे। हाँ? उसके साथ और भी कुछ शब्द हैं, हाँ, नहीं बोलते। हम नहीं बोल सकते ना वो। इवन गोली लग गया वाला सीन, वो ऐसे नहीं लिखा हुआ था सब कुछ। अनुराग कश्यप लिखते का हमने सुना, लिखते हैं ये नहीं लिखते हैं, काफी सारी चीजें लिखते हैं और बहुत तेज लिखते हैं। पीयूष मिश्रा कह रहे थे कि सब आधा तो इम्प्रोवाइज कराते रहते। उनके सीन में हुआ था। अच्छा। जो उनका किरदार था, उनके किरदार में हुआ था। कि वो बनते 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 बन गया। और ये अनुराग सर के हर फिल्म में एक दो किरदार ऐसे होते हैं जो बनते 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 कमाल बन जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चीजें लिखी रहती। तो इसमें कितना इम्प्रोवाइज होता है? ये बिजली लेके आओ, अपने आप नहीं लेटेगा। बहुत सारी चीजें। लेटेगा तो मर जाएगा। हाँ, लेटेगा तो मर जाएगा। कौन पेशेंट है? ये है, ये तो खड़ा है। ये तो खड़ा है। वो उस पे भी नाराज हो जाते हैं। खड़ा तो क्या हुआ? तो वासीपुर में तो भर भर के इम्प्रोवाइज हुआ था। इवन वो जो सीन है, गोली लग गया, है ना, तो पूरा सीन ऐसे था ही नहीं, उधर ही हुआ। अब कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, दाड़ कुछ नहीं हुआ, दाड़। वो भी सीन प्लस वो जो सुहाग रात का सीन है, सुहाग रात वाला सीन इतना था कि जो मेरे किरदार दानिश का सुहाग रात का सीन है कि जब तुमको सुनरा के दुकान पे देखे थे तब ये फैसला कर लिए थे कि कुछ भी हो समा परवीन हमारी। तो सीन इतना ही था। और फिर ये था जब आपके उसके पहले वो सब लाइंस थी जो अनुरिता की लाइन है जो मेरे अपोजिट थी, अनुरिता झा कि आप जानते हैं कि शादी की वजह से हमारे अम्मी अब्बू बहुत खुश हैं। तो ये सब बातें होती हैं। फिर ये दानिश जो बोलता है, जो मैंने बोला, उसके आगे का ऐसे ही हुआ कि अनुराग सर को लिख के दिखाया। आगे और भी था, लंबा था, तो बोले नहीं नहीं ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये बाद वाला छोड़ दो। तो बाद वाला आज बता देता हूं। वो ऐसा हुआ कि जब सुनरा की दुकान पे देखे थे तब ये फैसला कर लिए थे कि कुछ भी हो समा परवीन हमारी हमारी होगी। तो प्रवीण नहीं, परवीन। फिर ट्राई मारता है, प्रवीण, परवीन। ए भाई, संतरा को सेब कहने से संतरा सेब थोड़ी ना हो जाएगा, संतरे न रहेगा। वही सुनहरा रंग, भीनी भीनी खुशबू, हाथ रखता हूं अंदर से रसेदार। यहां तक है फिल्म में। आगे और था, मतलब ये भी इम्प्रोवाइज हुआ था। फिर आगे और बोले कि ये लंबा हो जाएगा। आगे ये था कि अच्छा ही बताओ, संतरा को छील के खाते हैं कि बिना छीले? से देखती, हाँ छील के, तो तब बत्ती बुझा दें कि चलेगा। इतना लिख दिया था। पर अनुराग सर के साथ मजा आता है।
वो मतलब फन तो में, वही वाला पार्टी से नवाज वाला था, परमिशन मना थोड़ी ना किया। हाँ वो भी उनकी लाइफ से आया था। हाँ, मना नहीं किया, लेकिन परमिशन तो लेना चाहिए ना। लेना चाहिए। वो नवाज भाई के साथ घटना घटी थी, तो ऐसी चीजें बन जाती हैं। तो नवाज भाई की अनुराग जी से दोस्ती ज्यादा थी, आप पैसा ज्यादा मांग रहे थे जो आपको मरवा दी बीच में वो? नहीं, वो कहानी वैसे मैं तो पहुंचा था जब मुझे ये फिल्म मिली थी, तो मैं 3-4 दिन बहुत बेचैन था स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद, कि मुझे लगा मुझे फैसल खान मिल जाता तो मतलब मजा आ फट जाएगा, जाता। मजा आ जाएगा, मतलब मजा आ जाएगा। मैं बेचैन, तो मेरा क्या होता है जो मन में होता है मैं तेल जाके, पानी नहीं लगा, थोड़ा बटरिंग वटरिंग नहीं मैं साफ साफ जाके कह देता हूँ। हाँ। मैं पहुंच गया ऑफिस, स्क्रिप्ट पढ़ने के 3-4 दिन तक बेचैनी, रात को नींद नहीं आ रही है। बोला यार नहीं यार, मैं बोलता हूँ, मुझे नहीं पता, मैं किसी को नहीं जानता था। जो मैंने बताया ना कि मैं मतलब NSD से नहीं हूँ, FTIA से नहीं हूँ, तो मैं जानता नहीं था लोगों को। जो पूरा वासीपुर के लोग जितने हैं, मुझे लगता है करीब करीब सब फट गए। नहीं, मैं किसी को जानता नहीं था। किसी एक्टर के साथ कोई आमोदरफ्त नहीं थी, किसी के साथ उठना बैठना नहीं था, क्योंकि मेरा मुंबई में कोई दोस्त मेरे या तो डॉक्टर थे या प्लेयर्स थे, तो कहीं से भी किसी को इस तरीके से जानता ही नहीं था कि उठना बैठना हो। तो वासीपुर में हमेशा ये होता था कि सबको ये था कि कौन है, तो ये जो है, ये लाल घोड़ी लाल लगाम ये करेगा क्या, सबको कहीं ना कहीं वो था। और मेरा पहले दिन का शूट था पेट्रोल पंप का, क्योंकि मैं कैसा एक्टर हूं किसी ने कुछ देखा नहीं है न, सामान्य सी बात है, अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि बड़ा किरदार है दानिश खान का। खैर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ ली थी तो मुझे बेचैनी ये थी कि मुझे करना है फैसल खान। मैं जानता नहीं था नवाज भाई को, किसी को नहीं जानता था। मैं पहुंच गया ऑफिस, तो अनुराग सर ऑफिस में अंदर बैठे थे। गया अंदर, कुछ लोग थे, वो चले गए, जाके बैठा सामने, बैठा हूँ, वो लगे हुए हैं कुछ कर रहे हैं। बोले हाँ बोलो बोलो। तो बोला मुझे फैसल खान करना है। तुमको समझा नहीं कि क्या बोला ये? हाँ क्या? बोला मुझे फैसल खान करना है, मेरा ऑडिशन करवा लीजिए। देखिए, बोले तुम तो दानिश खान कर रहे हो ना? बोला हाँ मैं दानिश खान कर रहा हूं, लेकिन मुझे फैसल खान करना है, उसके लिए मेरा ऑडिशन करवा लीजिए। तो उठे, ये 3-4 बार हुआ, देन एकदम से उनको स्ट्राइक किया ये बोल क्या रहा है, और मेरे आंखों में सच्चाई भर भर के है ना, वही ईमानदारी के साथ सेंटेंस निकला, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ गया जो दिल को छूता है। उठे, आए और उन्होंने पकड़ लिया। क्योंकि अनुराग सर को मैं मिला हूं अपने जीवन में 2009 में पहली बार, वो मामी फिल्म फेस्टिवल में मिलना हुआ, और अनुराग सर ने मुझे वासीपुर, मेरे भाई ने उनको, बनारस जब वो गए थे तो मेरे भाई ने उनको मेरी CD दिखाई थी। क्योंकि मैं लोगों को, मतलब मेरे में वो नहीं है कि मैं आपसे मिलूंगा पार्टी वार्टी में और मैं फिर अपना, वो नहीं हो पाता मुझसे। पार्टी में जो कोने के अंदर भी कोई कोना होगा मैं वहां मिलता हूं, मैं सहज नहीं हो पाता। तो 1 to 1 अगर है तो फिर चीजें खुल के आती हैं, फिर मैं सामने वाले को समझता है कि क्या आ रहा है विनीत का, कहाँ से आ रहा है। तो मैं वो क्रैक नहीं कर पाता था, मीटिंग्स करके कुछ क्रैक कर लूँ, सबने, मैं डम्बो टाइप का नजर आता रहा हूँगा लोगों को। तो कार्तिकेय जो मेरा भाई है, अनुराग सर जब बनारस गए, मामी में जब उनको मिला तो वो जाने वाले थे बनारस, तो मैंने उसको बताया, उसने समहाउ मैनेज करके उनको पकड़ के मेरी CD दिखाई। और मेरे भाई को मेरी बहन ने बार बार बोला कि देखो ये फोटो देख लो, गूगल पे जितनी फोटो है अनुराग सर की, सारी फोटो की यही अनुराग कश्यप है, यही अनुराग कश्यप है, यही अनुराग कश्यप है। मेरा भाई दिन भर उन्हीं फोटो देखा। उसके बाद गया, एयरपोर्ट पे आए उनके साथ, और वो एक अलग कहानी है। फिर गले लगे तब? समहाउ उसने वो दिखाया था। तो खैर जब वो गले लगे, उन्होंने बोला कि विनीत, ये जो तुम्हारी सच्चाई है इसको मत छोड़ना। इस बार नवाज कर रहा है, फैसल खान नवाज कर रहा है, तुम्हारा होगा।
लेकिन मेरा कोई ऐसा काम उन्होंने देखा नहीं। तभी एक सिटी ऑफ गोल्ड मेरी फिल्म आई थी तो होर्डिंग्स वगैरह लगी थी, तो उसकी वजह से ग्राउंड बन पाया था। अदरवाइज 8 साल तक तो 9 साल तक तो कोई ऐसा काम ही नहीं था कि मैं दिखा के मुझे काम मिल जाए। जो लोग काम, क्योंकि छोटे छोटे 1 सीन 2 सीन, कभी दिल में आया नहीं किया, जैसे नवाज भाई इसके बाद फट गए थे, नवाज भाई यहाँ से फिर हीरो बन गए। नवाज भाई को मैंने पॉडकास्ट किया था, यहीं पे थे, तो सरफरोश में पिट रहे थे और वहाँ से गैंग्स ऑफ वासेपुर में फैसल खान गाने वाने आ गए, सैया काला रे चश्मा ला के, अरे स्वैग हो गया नवाज भाई का वहाँ से। और उसके बाद हम सब देख रहे हैं कि नवाजुद्दीन फ्रॉम कौन नवाज से टू दी नवाजुद्दीन सिद्दीकी, या ये जर्नी उनकी हो गई। वो कमाल की चीजें की। कभी दिल में आया नहीं यार उस दिन अगर किस्मत हमारी साथ दे रही थी और हमको फैज की क्या नाम है, दानिश यहाँ फैसल मिल जाता? नहीं, तो उस तरीके से नहीं सोचता। मेरे अंदर क्या है ना शुभांकर भाई, की जो भी चीज होगी मैं कह देता हूँ, उसका मलाल नहीं पालता। मैं ये मानता हूँ कि जब मैं सोऊं तो मुझे ये रहे कि मैंने ये बात बता दी है। जैसे मैं जिस फिल्म को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि 2 किरदार को बड़ा देर से ड्यू मिला, हालांकि जब मिला तब वो भी छा गए, एक जयदीप जी एक आपको। इस गैंग्स ऑफ वासेपुर में दोनों थे, जयदीप का किरदार शुरू में आता है खत्म होता है, और मेरे को लगा क्या कमाल का एक्टर है यार, मतलब बहुत बढ़िया काम उतने किया से था। सीन में ही थोड़ा सा सीन जो था, वेरी गुड एक्टर। हाँ, कि सरदरवा का बाप जो है रमाधीर जो कहते हैं, हमको लगा यार क्या बढ़िया यार इसका है। ट्रेन आगे जाएगा तो भितरामपुर चले जाएंगे। फिर वो गायब हो आते, फिर कई अब देखता हूं मैं कि अब जयदीप अलावा का काम जो है वो दिल को छू जाता है। एक आपका ऐसे निकला देर से, राजकुमार उसमें छोटा सा रोल था, फट गए बाद में। होता है किसी किसी के साथ, थोड़ा वक्त लगता है। ओ मैं ऐसे मान लेता हूँ, चलिए मैं खुद को ना कोई उदाहरण देकर, मैंने बताया ना कि कभी किसी की कविता से, कभी किसी के बात से, कभी किसी के इंटरव्यू से अपने हिस्से का एक टुकड़ा लेके अपने को जोड़ लेता हूँ। फेवरेट कैरेक्टर कौन था आपका इसमें गैंग्स ऑफ वासेपुर? पहले बताओ फेवरेट पार्ट कौन सा था? गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 पसंद है, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 पसंद है? इसे दोनों मुझे पसंद है, एक बताना होगा। हाँ, एक अगर बताना है तो 1 ज्यादा पसंद थी। 1 एकदम नया था, वो दुनिया एकदम नई थी। बाद में मैं उन किरदारों को जान गया था। 2 के लिए मुझे ये पता था कि हाँ मैं जानता हूँ फैसल खान कौन है, मैं जानता हूँ डेफिनेट कौन है, मैं जानता हूँ परपेंडिकुलर कौन है, नाम भी है ना। मैं सारे किरदार, नासिर कौन है, परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर। तो मुझे पता था कि रमाधीर सिंह कौन है, मुझे पता थी कहानी क्या है, मुझे पता थी कि दुनिया क्या है। तो 1 क्या कुछ मालूम नहीं ना आपको, एकदम से ऑल ऑफ सडन एक नई दुनिया में आप आए, तो उसकी वजह से एक असर आता है। और एक्टर तो सभी कमाल थे, 1 में भी 2 में भी, या तो वो मतलब कौन सोचेगा कि मैयत है और गाना बाहर बजेगा, तेरी मेहरबानियां तेरी कदर, कौन सोचेगा कि दरवाजे पे ऐसे। बट वो दैट्स द मैजिक ऑफ। फर्स्ट में कैरेक्टर कौन सा फेवरेट था आपका? सरदार खान। सरदार खान नाम है हमारा। इसकी अम्मा जो है ना, हमको चाहे तो कढ़ाई में तल दे। यस मेरे ही साथ था वो। तो वो होता है, मतलब हम कहते रहे हॉस्टल में हम लोग कॉलेज में थे, पिक्चर आई थी तो रात को रोज, मतलब एक पिक्चर आप कितनी बार देख सकते हो, हम रोज रात को लगाते थे। और हम सब, मतलब इसके पहले मुझको उतनी मेरी अवधि या भोजपुरी भाषा में उतनी पकड़ नहीं थी। यहां से, क्योंकि मेरी मम्मी शुरू से ध्यान रखती थी कि आप हिंदी बोलो, माता जी मेरी हिंदी की टीचर है, तो हिंदी पर विशेष ध्यान रखती थी वो। यहाँ से मेरा झुकाव जो है वो शुरू हुआ था। और उसके थोड़ा बाद देसी, हाँ, एकदम उसके उस पे आ बाद जाओ। अवधी भोजपुरी सब थोड़ा थोड़ा हमको रटने लगा। तो मम्मी हमारी कही ये आया कहाँ से, तुमको तो बचपन से हमने संभाल के रखा था। गैंग्स ऑफ रोज देखते थे, वासेपुर का प्रताप है। और अभी भी सारा एक किरदार रटा हुआ हम लोग को। बहुत लोग, क्लासिक। हाँ, बहुत लोग मिले हैं जो आज भी, मतलब स्टूडेंट्स आईआईटी में, मेडिकल में बहुत सारे हैं कि वो 2 सीन देखते हैं और फिर अपने काम पे, उनके लैपटॉप में गैंग्स ऑफ वासेपुर रहती है। मतलब एक फिल्म में एक बड़ा स्टार हो सकता है, 2 हो सकता है,
सारा सीन आइकॉनिक है, पलपिनी तुलल भी मजा आ रहा है, वो साला वो सांप लपेट रहा है तो वो भी डेफिनेटली मजा देता सेक्सी है, लग रहा है भैया। या डेफिनेटली मजा देता है। और बहुत सारे सीन हैं, अनगिनत। हाँ, कि आप एक सीन को आप चेरिश कर सकते हो, ऐसे न जाने कितने सीन, अनगिनत अनगिनत। और लोगों ने मतलब वासीपुर तो आज के जमाने की आप कह सकते हैं शोले, और बहुत कम शायद पैसों में बनी थी, बहुत कम। और मैंने सुना पीयूष मिश्रा जी पहले रमाधीर का किरदार मांग रहे थे, हाँ पीयूष, कि हमको रमाधीर का दे दो यार। हाँ पीयूष भाई ने, हाँ, मैंने भी वो सुना है, मतलब खैर पता ही था हम लोगों को। और वो बनते बनते पीयूष भाई का किरदार, फिल्म बनते बनते कि ये सीन में कुछ करा लेते हैं, ये सीन में, तो वो है अनुराग सर इस तरीके से काम करते हैं। इसका ड्यू मुक्केबाज में आपको मिला। हाँ, मतलब फिर जब ये हुआ तो जब वासीपुर हुई तो जो चीजें सबके साथ हो रही थी, मतलब जो भी ऐसे किरदार थे जो प्रोमिनेंट थे, उस तरीके की चीजें मेरे साथ नहीं हुई। पंकज त्रिपाठी बड़े स्टार बन गए यहाँ से, नवाज भाई का मैंने नवाज भाई देखा, लार्जर देन लाइफ है ना? हो गए, मनोज जी का दोबारा रहा, पीयूष मिश्रा, ऋचा हुमा, चड्ढा, हुमा, ऋचा, हुमा, सही बात है, तिग्मांशु धुलिया, हाँ, टिशू भाई, तो एकदम से म्यूजिक डायरेक्टर स्नेहा खानविलकर, बहुत सारी चीजें ऐसे फटी। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं, तारीफ खूब मिली, बहुत अच्छा अच्छा वो कंपेयर किया गया शोले के साथ, ये सब कुछ हुआ। काम उस तरीके का नहीं आता था, काम मतलब वैसे ही कि कहीं गुंडा बन जाओ, है ना, तो वो वैसी चीजें तो अंदर एक, फिर बॉम्बे टॉकीज हो गई, अगली हो गई, थैंक्स टू अनुराग सर कि उन्होंने 2 ऐसी फिल्में दी जो बिल्कुल अलग हैं, तीनों फिल्में, मुक्का, गैंग्स ऑफ वासेपुर, बॉम्बे टॉकीज, अगली, 3 अलग अलग किरदार, कि अगर आप बॉम्बे टॉकीज देखते हैं तो आप अगली में कास्ट नहीं कर पाएंगे ऐसे किसी रोल में, लेकिन उन्होंने वो भरोसा रखा, तो थैंक्स टू हिम कि उन्होंने कुछ नया, मुझे, मेरे अंदर भी नया ढक्कन खुल जाता है जब उनके साथ कोई काम करता हूँ, तो ऑल ऑफ सडन मुझे भी पता चलता अच्छा ये भी है। तो कोई वीडियो बना लिया था आपने उनका, या फिर कुछ नहीं, कोई वीडियो नहीं बनाया था, मुझे आपको लगता है बैक टू बैक वो काम देते जा रहे थे। जब मैंने बोला ना कि जो कोई पीछे रह जाता है, हाँ, जो राज कपूर साहब की लाइन है, तो मुझे लगता है शायद उनको लगा उन्होंने वो नोटिस किया कि मुक्काबाज के बाद सबका हुआ, है ना, गैंग्स ऑफ वासेपुर का, हाँ, सॉरी, गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद सबका हुआ, ये कुछ एक लड़के पीछे रह गए, तो उन्होंने उस समय 100 ईयर ऑफ इंडियन सिनेमा के ट्रिब्यूट के लिए एक फिल्म बन रही थी, उनके पास जो कहानी थी वो कहानी ऐसी थी कि इलाहाबाद से एक लड़का आता, तो जो भी लोग थे सर्कल में, तो सबसे करीब मुझे लगता है उस किरदार के उनको मैं लगा, क्योंकि मैं बनारस का हूँ, तो कास्टिंग इस हिसाब से करते हैं, तो वो मिल गया और उसकी भी शूट हो गई, और उसी के पैरेलल उन्होंने अगली जो है उनको करना था एकदम, अब उनको ऐसा किस तरीके से वो देखते हैं मुझे नहीं मालूम, तो ये मेरे लिए अगली रिलीज हुई 2014 दिसंबर में, लेकिन मेरे लिए वो अगली खत्म हो गई थी 2013 जनवरी फरवरी मार्च के आसपास, क्योंकि अगली और बॉम्बे टॉकीज दोनों फिल्में 2013 में कैन फिल्म फेस्टिवल में थी, आप अगर सर्च करेंगे तो मिलेगा। एज एन एक्टर मेरे लिए फिल्में खत्म हो गई, 2012 में वासीपुर रिलीज हुई थी, 2013 में ये दोनों फिल्में मेरे लिए कंप्लीट हो गई, मेरे पास कोई चीज आती नहीं थी, तो मैंने मुक्काबाज लिखी, और लिखने के पीछे जिद ये थी, मैंने और मेरी सिस्टर मुक्ति, जो हमेशा मैंने बताया, जिक्र किया कि मुक्ति और कार्तिकेय ने हमेशा मेरा साथ दिया, तो मैंने और मुक्ति ने सोच के लिखा था कि ये फिल्म, ये वो किरदार है जो मुझे करना है, तो मुक्काबाज इस इंटेंट से लिखी और फिर पिच करता रहा। अनुराग सर के पास इसलिए नहीं जा रहा था कि उन्होंने ये बोला था कि तुम्हारा हो गया, तुमको जितना निचोड़ना था निचोड़ लिया एज एन एक्टर, तुम जाओ। तो अब संकोच ये होता था कि मैं, ये एक है कि जो मैंने बोला ना, मुझसे वो वाला नहीं हो पाता,
अब फिर भी ठीक है, बिकॉज अब लोग पहचानते हैं तो अपनी बात कह पाता हूँ। तभी चुप हो जाता था, क्योंकि सामने वाला खुद ही इंटरेस्ट नहीं ले रहा मेरे में, तो मैं कैसे बोलूँ अपने बारे में, नहीं हो पाता था। तो मैं उनके पास नहीं जा पाता, तो उनको कभी पिच नहीं किया। लेकिन फैंटम जो प्रोडक्शन हाउस था, उसके अंदर डायरेक्टर्स बाहर से हायर किए जाते थे। तो मुझे ये आया कि क्योंकि जहां भी जाता था लोगों को कहानी पसंद आती थी, लोग करना चाहते थे, लेकिन हीरो आप नहीं लोगे। हाँ। तो ये होता था कि विनीत या तो एज ए राइटर आ जाओ, और या फिर कोई दूसरा रोल कर लो। उनकी मजबूरियां मैं समझता था। तो कभी भी ये नहीं हुआ कि किसी ने ये बोला तो मैं बाहर नहीं, खुश रहता था। खुश इस बात के लिए रहता था, सी मैं कोई प्रोफेशनल राइटर तो नहीं हूं, मजबूरी में लिखा है, थोड़ा मोड़ा लिख लेता हूं टाइप से। तो मैं इस बात के लिए खुश होता था कि इनको मेरी कहानी पसंद आई। नहीं तो ये बोलने का कोई मतलब नहीं ना कि विनीत करते हैं ये फिल्म, तुम कोई दूसरा किरदार कर लो, या एज ए राइटर आ जाओ, अपने लिए कुछ और लिख लेना। ये बनाते हैं, इसको बड़ा बनाते हैं। मेरा ये होता था कि सर ये बनेगी तो मेरे साथ, ये कंडीशन नॉन नेगोशिएबल है। और मेरी जिद ये थी कि नहीं बनेगी तो जला दूंगा, लेकिन बनेगी तो मेरे साथ। मेरे दोस्तों को पता था, ये जिद पे आ गया एकदम। तो मैं खुश इस बात के लिए होता था कि इनको पसंद आई है। ये अपने आप में एक प्रमाण है। मुझे लगता था कि ये सर्टिफाइड हो गया कि कुछ तो है इसमें। तो मैंने जो लिखा है उसके अंदर कुछ तो है जो लोगों को अपील कर रहा है, टच कर रहा है। बस मुझे उस दरवाजे तक पहुंचना है जिस दरवाजे के अंदर बैठा इंसान ये बोले तुम्हारे साथ बनेगी। तो उस हर मीटिंग से मुझे हिम्मत मिलती थी। और कई लोगों को कहानी पसंद आई थी, बहुत लोग थे। उनकी जो प्रॉब्लम है उसको मैं समझता हूं कि मेरे, हाँ, कि मेरे ऊपर पैसा लगाएंगे। अच्छा, मेरे फिल्मोग्राफी में कोई फिल्म नहीं ऐसी जिसमें मैं बॉक्सर दिखूं, कि बॉडी वॉडी ऐसी दिखे या बॉक्सिंग करते दिखूं। तो वो अपना काम करने के लिए चीजें देख रहे हैं, वो मेरा करियर बनाने के लिए अपना काम नहीं कर रहे। तो मैं उस चीज को समझता था। इनको कैसे मनाया फिर अनुराग कश्यप को? मनाने नहीं गया था मैं, तो मेरा एक वो है स्वभाव कि अगर मैं किसी को आपके थ्रू जानता हूं तो उस किसी को जब मैं अप्रोच करता हूं तो मैं आपको बता दूंगा कि मैं उनको अप्रोच कर रहा हूं जिससे आपने मिलवाया था। इस इंटेंट से मैंने अनुराग सर को बोला कि आपकी कंपनी में मैं मेरी स्क्रिप्ट पिच करने वाला हूं, तो आपको जस्ट इन्फॉर्म कर रहा हूं। उन्होंने बोला क्या लिखा है, क्योंकि वो सुन रहे थे। मैंने भेज दिया। मेरी लालच ये थी कि अगर अनुराग सर ये स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो उनका फीडबैक मुझे मिल जाएगा। वो फीडबैक मैं अपनी स्क्रिप्ट में इनकॉर्पोरेट कर लूंगा, बिकॉज उससे मुझे हेल्प होगी। क्योंकि वो अपनी कंपनी को मुझसे बेहतर जानने में, तो 6 महीने में कभी फैंटम चला गया तो चला गया वाली हालत होती थी। तो वो ये जानते हैं कि उनकी कंपनी की जो क्रिएटिव टीम है किस तरीके की चीजें देख रही है, या अनुराग सर और उनके जो दूसरे पार्टनर्स हैं वो लोग क्या सोच रहे हैं। तो वो फीडबैक मेरे काम आ जाएगा। ये मेरी लालच थी। मुझे थोड़ी पता था कि वो फोन कॉल पे मैं ये सुनने वाला। और मैं रोज ट्रेनिंग करता, 2.5 साल तक ये सिलसिला चला था। रोज ये मान के ट्रेनिंग करता था। मैंने काम वाम बंद कर दिया था कि अब होगी तो यही होगी। या कोई वो फिल्म करता था जो मुंबई में ही शूट हो, या फिर बहुत लंबा आउटडोर का शेड्यूल ना हो, कि कोई प्रोड्यूसर बुलाए कि विनीत कहाँ हो, कल आ जाओ, तो मैं कल पहुंच जाऊं। मैं ये नहीं चाहता तो कोई बुला रहा है मैं बोलूं कि 20 दिन के बाद आऊंगा सर, मैं शूट कर रहा हूं। मैं नॉन सीरियस साउंड नहीं करना चाहता था। और मुझे लगा था 6-1 महीने में कोई मिल जाएगा, लेकिन वो सिलसिला लंबा खिंच गया। तो अनुराग सर, और मैं ट्रेनिंग करता था रोज, ये मान के किसी दिन बनेगी। अनुराग सर का फोन आया, मैं ट्रेनिंग करके आया था सुबह की। बोले विनीत मैंने पढ़ा। बोला हाँ, कैसी लगी? बोले मैं बना रहा हूं। मेरे बोले क्या सुन रहा हूं? मुझे बोला मैं गलत सुन लिया क्या? बोला क्या क्या क्या?
बोले मैं डायरेक्ट कर रहा हूं और तुमको लेके बना रहा हूं। हमारी 1-1.5 मिनट बात हुई थी बस। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तुमको लेके बना रहा हूं। मैं बोला भाई ये क्या हो गया, लेकिन मेरी 2 शर्त है। बोला हाँ बोलिए। तुम बॉक्सर नहीं बनोगे तो पिक्चर नहीं बनाऊंगा, और स्क्रिप्ट में मैं मेरे हिसाब से चेंजेस करूंगा। बोला हाँ पक्का डन। ले जाओ यार, जो करना है करो। आता हो वो अंग्रेजी नाम ले कैसे जाएगा? हाँ तो वो फाइटर की स्पेलिंग वो वाली नहीं थी, हाँ है ना, कि जो फाइटर की स्पेलिंग होती है। मैंने अलग PHITER कि वो जहां से आया है वो किरदार श्रवण, वो उसके लिए फाइटर की स्पेलिंग क्या है। जैसे पुष्पा में होती है फीलिंग्स को फीलिंग्स कर दिए हाँ तो वो फाइटर मतलब PHITER में ऐसा लिखा था। हाँ फाइटर, हाँ फाइटर, तो वैसा था वो। तो आज भी उसका पोस्टर भी बनाया था मैंने, वो भी रख के कहीं कहीं जाता था कि ऐसा सोच रहा हूँ। मुक्काबाज नाम बाद में आया था। तो बस ये हुआ, मतलब जो चेंज करना है करिए, हार्ड कॉपी है आपके पास, ओपन फाइल भेज रहा हूँ, जो मे आई कम इन, फिर जो करना है करिए। मे आई कम इन क्या आइकॉनिक में नॉट, यू मे नॉट। हाँ स्ट्रीट लाइट जला के हम पढ़ाई करते थे, तो आप पढ़ते तो आप ट्यूबलाइट के नीचे बैठ के पढ़ते थे, तो उसकी सजा हमको कह दे रहे हैं। अरे तो कौन सा खेल के तुम देश को बदल दी हो? आपने कौन सा जो है बैठ के भारत को अमेरिका बना दिया है। बहुत देर से देख रहे हैं इसको, क्या काम आता है ये? ना इसमें चाय पी सकते हैं। उठाइए, ढक्कन उठाइए, मुंह पे लगा ले बकवास बंद, पीछे लगा ले तो आगवास बंद। आगे मल्टीपर्पज है। अरे भाई दिक्कत क्या है आपको हमसे? वो कमाल सीन आइकॉनिक सीन या क्या था? यस अरे यस दिक्कत क्या आपको हमसे? कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं कम से ना। कम कोशिश तो कर रहे हैं ना। गली के लौंडों के जैसे सड़क पे आवारागर्दी तो नहीं कर रहे हैं। कैसे पढ़े, मन नहीं लगता। अब हाँ हमको मतलब हमारे लिए काला अक्षर भाई नहीं गया बराबर ध्यान पढ़ाई है, पे। नहीं गया नहीं ध्यान समझता पढ़ाई हूँ। पे, नहीं समझता हमको, यही आता है। आप ही से तो मिला है हाँ, दिमाग को। यही आता है। क्या चाहते हैं आप, गली का गुंडा बन जाएं? हाँ? और आप ही से तो मिला है दिमाग। आपको क्या लगता है अम्मा में है? जब आप दोनों लोग शून्य है तो हम कहां से आर्यभट्ट पैदा हो जाएंगे? ओह माय गॉड, याद है अभी वो सबसे आइकॉनिक सीन था। मतलब कोई भी मिडिल क्लास फैमिली लड़का जो संघर्ष कर रहा हो और उसके पिताजी उसको टोक रहे हो, वो ये सीन चिपका दो। अरे भाई आप ही से मिला है ना हमको, नहीं समझता हमको। तो ये है, ये सीन पर हर वो बच्चा जो जवान हो, अपने दिखाया दिल पे ले ली वो, क्या ऐसा नहीं है, इनके बच्चे भी आर्यभट्ट निकलते हैं। तो हमको लगा पार्ट 2 बना लो। अब जब कोई भी लड़का या लड़की संघर्ष कर रहा होता है तो उसको अपनी बात, क्योंकि ये सब आपने लिखा था? हाँ ये सीन जब लिखा था तभी बहन को, मतलब हम लोगों ने लिखा तभी ये हो गया था, ये सीन फटेगा। बहन भी वैसे हंस रही होंगी। हाँ जैसे उसमें हंस रही वो थी। तो स्पोर्ट्स में ही उसने PhD की थी, है ना, तो वो स्पोर्ट्स टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर रही, अब छोड़ दिया 7-8 साल से मुंबई में ही है। तो आइडिया ही वही था कि जो हमने देखा है वो कहानी कहनी है, और ये हर घर की कहानी है। हाँ एक्चुअली हुआ ये था कि मैं बास्केटबॉल खेलता था, तो क्योंकि जहाँ बचपन बीता है, कॉलेज कैंपस है 100 एकड़ का, तो उस कॉलेज कैंपस में मुझे लगता है 20 साल से ज़्यादा हम लोग रहे हैं। तो घर से बारांदे में आते थे तो सामने ग्राउंड था 150 मीटर दूर। अच्छा, बरामदा भी हमारे यहाँ ही बोलते हैं। मुंबई दिल्ली में नहीं बोलते हैं। अब वो शब्द आप भी ऐसे यूज कर रहे हैं कि वो हवा उधर बह बह के जा रही है। इवन टोन भी वो वाली आ रही है, लोगों को लगेगा ऐसे ही बात करता है।
तो होता है ना, आप जब अपने दलान में आगे बैठ जाते हैं तो वही सारे शब्द अपने आप प्रकट होने लगते हैं जो उस दालान में आपने सुने थे। तो ये वो दालान है जो मुझे खींच के वहां ले जा रही है। तो लिंगो भी वो आ रहा है बीच बीच में, बट है ना, अच्छा है, शब्द भी सुंदर वो है आ ये। रहे हैं, शब्द भी वो आ रहे हैं। हाँ। तो एकदम ठेठ धीरे धीरे। अब बस यह बचल हो कि हम जाके भोजपुरी में बतियाई और सबके बताई कि भोजपुरी जो ना, भोजपुरी का हम सीरियल भी कई लेगा। हाँ, हमरे बार तो अवधि बोला थे, या तो हम तो अवध के हैं। खैर, लेकिन अवधि भोजपुरी सब साथे वाली है, हाँ, मतलब समझ में आती है। अगर आपको अवधी आती है तो तो आपको आप भोजपुरी भोजपुरी भी समझ समझती लेंगे। है, हाँ, भोजपुरी आती है तो अवधी भी समझ आती लेंगे। हाँ, मामा मौसी वाला कहानी है। है। हाँ, वैसा ही है, वैसा ही है, मामा मौसी वाला कहानी है। मामा मौसी, वाह, एक साथ जोड़ के कुछ बन सकता है। हाँ, फिर आपका आगे अब घर का सीन था ये आपका बास्केटबॉल वाला। हाँ, मैं ना जब खेलता था तो बहुत सारे सीनियर्स ऐसे थे जो बहुत कमाल खेला करते थे। उस ग्राउंड में जब निकलते थे हम लोग बारांदे से, तो कहीं जाता नहीं था। शाम मतलब ग्राउंड, सुबह ग्राउंड। वहाँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सेंटर था, तो शेड्यूल दिल्ली से बन के आता था, तो हम लोग उसको फॉलो करते थे। हमारे कोच थे अमरजीत सिंह सर, बास्केटबॉल के कोच थे, और मेरे साथ के लड़के इंडिया टीम में खेले। मेरे जूनियर्स वो इंडिया टीम का कैप्टन भी रहा। तो उस लेवल का स्पोर्ट्स था वहाँ। और वीक में एक दिन शफलिंग होती है, तो बास्केटबॉल के लोग जाके वॉलीबॉल खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं या कोई दूसरा गेम खेल रहे हैं, हॉकी खेल लिया, और हॉकी वाला बास्केटबॉल में आया है, वॉलीबॉल वाला फुटबॉल में आया है, तो शफलिंग होती है। इसकी वजह से बहुत सारा गेम नेचुरली बचपन से खेला। तो वहाँ ओलंपियंस भी खेलते थे, मोहम्मद शाहिद भाई, विवेक सिंह, राहुल सिंह, ये सब ओलंपियंस के नाम हैं। वो उनको मैंने खेलते देखा एक साथ, एक ही समय में। तो कुछ एक ऐसे लोगों को भी मैंने देखा जिनको हमेशा मैंने ऐसे देखा, अखबार में तस्वीर छपी है, मेडल है, और जो शील्ड मिलती थी वो है उनके नाम के साथ कि इन्होंने ये जीता वो जीता। मैं जब मेडिकल कॉलेज में चला गया था तो एक बार रेलवे स्टेशन में, तो ट्रेन से जाता था, हरिद्वार में था मेरा मेडिकल कॉलेज, तभी उत्तराखंड और ये अलग नहीं हुए थे, उत्तर प्रदेश। तो मैंने हरिद्वार चुना इसलिए था कि मैं दिल्ली के सबसे करीब वो था, तो मैं एनएसडी भाग के जाता था वहां से। खैर, तो रेलवे स्टेशन पे बनारस में मैंने मेरे उस सीनियर को देखा था जिसको हमेशा मैं ऐसे देखता था। वो गार्ड का बक्सा अपने सर पे लेके जा रहे थे। एक होता है ना कि नजर ऐसे मिली और मैंने नजर छुपा, मैं वो देख नहीं पा रहा था, मैंने नजर छुपा ली, उन्होंने भी नजर छुपा ली, क्योंकि उनको मालूम है ये बच्चा मुझे, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में बाद में गया था, तो मेडिकल में होता है ना कि आप ऐसी जगहों पे बड़ा वैसा हो जाता है कि फलाने का वो जो है बेटा जो है डॉक्टरी पढ़ रहा है। और खेल में भी ठीक ठाक था, नेशनल्स खेले मैंने मिनी और सब जूनियर के लेवल पे, तो थोड़ा सा जानते भी थे लोग। उन्होंने नजर छुपा ली, मैंने नजर छुपा ली, और वो दृश्य मेरे अंदर से कभी गया नहीं। तो वो जो सच्चाई थी, वो सच्चाई मुक्काबाज जो हिट मारी थी वो वहां से आई थी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें ऑल ऑफ सडन फ्लोट करने लग गई, वो सिस्टर के भी दिमाग में, मेरे दिमाग में। तो आइडिया ही ये था कि हमें यही करना। ब्यूटीफुल। कभी भोजपुरी फिल्म करने की सोचा है? मैं तो डायरेक्ट करने के लिए पहुंच गया था एक बार। निरहुआ कहानी भी सुनाई थी, कभी निरहुआ से पूछिएगा। दिनेश लाल यादव, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, हीरोइन नाम रूपाली। हाँ, मैं उनको गया था कहानी सुनाने, और फिल्म, हम रूपाली जी हमारा कान पकड़ लेंगे, भी कहेंगे। फिल्म का नाम था तनी ढकेलिया भैया। अच्छा, मैंने मनोज तिवारी जी को भी एक कहानी सुनाई थी। गजब। मनोज तिवारी मृदुल। मनोज तिवारी मृदुल।
हाँ, उस समय पूरब के वो बेटा उस समय सांसद नहीं थे वो। तब तो आपके बनारस से घाट पे गाना गाते थे वो। हाँ, ये पूरब का बेटा जो उनका सीरीज आई थी उस समय बड़े स्टार भोजपुरी के बन चुके थे। तो हाँ, उनको एक मैंने दूसरी कहानी ऐसे 3 दिन में बना लिया था। उनको जाके सुना, उनको बहुत अच्छी लगी। बोले रउआ ई कहानी कहल जाए, बहुत नीमन बाई कहानी, बड़ा नीक लगता। जैसे सुनैले बानी ना आप, ऐसे ही अगर एक 40% बन जाए ना तो बहुत बड़ा हिट बा। दिनेश लाल यादव जी जो है, उन्होंने भी जब कहानी, उनको दूसरी कहानी सुनाई थी, एक मराठी फिल्म थी दे धक्का, तो उसका हिंदी में किया था दे धक्का तनी ढकेलिया भैया, है ना। उसका हिंदी भोजपुरी में नाम मैंने रखा तनी ढकेलिया भैया। तो पूरी कहानी लिख दी थी, पूरा स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, मतलब थी मराठी फिल्म तो पूरा डायलॉग वायलॉग सब लिख दिया था भोजपुरी के हिसाब से। कुछ समझ नहीं आया, मतलब करके तो पैसा कमा, बनना हमेशा एक्टर ही था, लेकिन किन्हीं कारणोंवश हीरो भी तैयार हो गए थे। इन लोगों को मनाना अपने आप में बहुत कठिन काम है। मेरे पास न प्रोड्यूसर न कुछ वैसा वाला हाल था उस समय। महेश जी ने बोला था कि बनाओ, क्योंकि दे धक्का उनके पास थी, तो मैंने लिख के चलो क्या करना है, जाके बना के आ जाएंगे। अब लगता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, नहीं तो मैं पता नहीं अगर वो हो गया होता और कहीं चली गई होती तो, है ना, तो पता नहीं कितनी फिल्में कहाँ चला गया होता, जबकि मुझे कभी डायरेक्शन नहीं करना था, बट ऐसी जगह पहुंच गया था। अब ये बातें मैंने नहीं कभी, आज जिक्र निकला मुझे याद आ गया। उस दौर में यही बड़े स्टार थे। हाँ, मतलब उस दिनेश समय जी, कुछ मनोज समझ जी, नहीं आ रवि रहा किशन। था, अजीब से फेज में था, कुछ होता नहीं था। आप कभी मन नहीं करने काहे? मैं मतलब पता नहीं, एज एन एक्टर भूख हमेशा से रही है। अब वो एक वक्त आया है और जो लोगों ने प्यार दिया है, मैं चाहता हूं कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ और अच्छे काम करूं। तो गाना ना सुनते हो कोई भोजपुरी का, जैसे पवन सिंह है, खेसारी हैं? हाँ, मतलब बनारस में तो ऐसे भी आप घूमेंगे तो आपको सुनाई पड़ जाता है, पान की दुकान पे बजते हुए, चाय समोसे की दुकान पे बजते हुए। तो कौन फेवरेट आपका पवन सिंह खेसारी में? बड़ा कंपटीशन है वहां, जैसे इधर विराट कोहली, रोहित शर्मा, उधर पवन सिंह मतलब खेसारी इतना डीप में जाके मतलब मैंने कभी नहीं सोचा गाना कि मेरा सुने हो कब? फेवरेट कौन है। कौन गाना सुने हो दोनों लोग का, पवन सिंह खेसारी का? ठीक वाह। ठीक है वाला गाना है ना। हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। अरे अभी बॉलीवुड में गाए थे पवन क्या सिंह, था, मैं लिरिक्स उसका काटी भूल रात गया। खेतों में तू आई नहीं। हाँ, वो तो पवन सिंह ने ही गाया था। राजकुमार के लिए दो गाना गाए, एक और भी आया था कोई, दोनों मतलब ओ मेरी क्यूटी। हाँ, ओ मेरी क्यूटी, तेरे फोटो कुछ ऐसा था, किस करूं चुम्मा तेरा, समथिंग लाइक दैट। तो गाने दोनों लोग, मतलब पवन सिंह के भी गाने सुपर हिट हुए हैं, है ना, और सभी के मैंने देखा, मनोज भाई के भी गाने सुपर हिट रहे हैं। तो वो गाना हम लोगों ने 80 से BA करके बबुआ हमार कंपटीशन देता ना, है ना, वो भी सुना है हम लोगों ने। तो शाहरुख खान तक ले गया, जबरा फैन। वासीपुर में उन्होंने गाया, वासीपुर में गाए, बिहार के लाला जिया। तो मतलब मनोज वाजपेयी के लिए भी गाना आया था, कौन सा वो था, जेकर बाग के करेजा, बाग के करेजा तो पंचायत में राजा जी। तो है, मतलब एक 12 मासी आदमी। हाँ, आप सुनते रह, सुनना मतलब बनारस में जब भी चलेंगे तो आप सुनेंगे ये। लेकिन हमको जबरा फैन से शाहरुख खान याद आया, शाहरुख खान से हमको याद आया आप भी मन्नत उन्नत गए थे। शाहरुख खान क्या कनेक्शन था, कैसे मन्नत पहुंच गए थे? पहले तुमने सुना बाहर फोटो खिंचवाए थे कभी? मैं बता रहा हूँ, मन्नत ना मतलब जाना तो काफी बाद में हुआ। मैंने जैसे बोला ना, अटल जी की कविता, मेरे पिताजी का वो कहना, हारियो न हिम्मत बिसारियो न हरि नाम, टर्मिनेटर का वो विलन जो टूट के बिखर जाता है, उसके बाद फिर से जुड़ जाता है। जानी दुश्मन में भी था, हमारे इंडियन में सब लिखो,
जानी दुश्मन याद है, उस नाक को मारते हो फैल जाता है फिर जुड़ जाता है। इकट्ठा होता है। तो मुझे टर्मिनेटर का याद है कि वो विलेन जो है जो जुड़ के खड़ा हो जाता है, मैंने उसकी उस चीज को अपने जीवन में, तो कभी अटल जी की कविता से, कभी टर्मिनेटर के विलेन के उस शक्ति से कि बिखर जाओ ठीक है लेकिन समेट लो और फिर से खड़े हो जाओ, तो या पिताजी के सेंटेंस से, उसमें मन्नत भी है। क्या सीन कई मैं कुछ नहीं, मैं चला जाता था, हम बाहर बैठता था, वो साइकिल से आते हैं चाय वाय देने, चाय ले लेता था, देखता रहता था और मन में यही चलता था, ये जो मन्नत है ये घर नहीं है, ये मन्नत हम जैसों की हिम्मत है, ये मन्नत भरोसा दिलाता है कि शहर में हमारी भी एक छत हो सकती है, ये मन्नत भरोसा दिलाता है कि अपने भरोसे का हाथ छोड़ो मत, लगे रहोगे तो कुछ हो जाएगा। तो ऐसे देख के, बिकॉज साक्षात उदाहरण है ना सामने, ब्यूटीफुल, साक्षात उदाहरण है ना। ऐसा भी नहीं था कि हमेशा से मन्नत था, कोई गया जिसने मन्नत बनाया है, तो एक भरोसा मिलता है कि मुंबई एक शहर है जो जादुई शहर है। न कोई जाने- आउटसाइडर जो मुंबई गया और आज बॉलीवुड की काउंटिंग जब शुरू होती तो नंबर 1 से वहां से शुरू हाँ, होती। तो इतने लंबे समय तक बॉलीवुड में किसी भी एक्टर क्या मतलब इतने बड़े स्टार का इतने लंबे समय तक ऐसी खुद को रिलेटेबल रख पाना अपने आप में एक रिसर्च का विषय हो सकता है। तो कुछ तो है, तो मैं अपने हिस्से का एक टुकड़ा ले लेता हूं कि मन्नत मेरे जैसे की हिम्मत है। ब्यूटीफुल। अगर ये मन्नत है तो ये मन्नत बता रहा है भरोसा मत छोड़ना। तो कई बार वो बोला ना, कभी अटल जी की कविता से, कभी टर्मिनेटर के विलेन को सोच के। छोटे शहरों में यही खासियत होती है, लोग सबसे इंस्पिरेशन लेते हाँ, होते कहीं हैं। से ले लो ना, कहीं से कुछ करके आगे बढ़ते रहो। और बाद में जब मुक्काबाज हुई तो उस मन्नत में जाने का निमंत्रण आया और अंदर गया तो मैं भूल नहीं पाता हूँ। मेरे साथ मेरी बहन भी थी मुक्ति और मेरी ये गर्लफ्रेंड। निमंत्रण शाहरुख खान ने बुलाया था? हाँ, मतलब मुक्काबाज हुई थी तो अनुराग सर थे और हम लोग, तो मेरे साथ मेरी बहन और मेरी गर्लफ्रेंड जो अब हम लोग पति पत्नी हैं, रुचिरा, हम लोग गए। अंदर बहुत खास ही लोग थे, बहुत बड़ी संख्या नहीं थी, मुझे लगता है 25-30 लोग ही होंगे, उसमें 3 हम थे, है ना। तो गए, उन्होंने देखा और मैं वो भूलता नहीं, और ये उनकी खासियत है। ये किसी व्यक्ति का वो व्यक्तित्व है जिस व्यक्तित्व को आप कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि शब्द भूल सकते हैं लेकिन जो अनुभव आपको होता है वो अनुभव नहीं भूलता। अनुभव की उम्र बहुत लंबी होती है, एहसास की उम्र बहुत लंबी होती है। कि किसी ने आपको पीड़ा दी है, आप भूल नहीं पाते हो, किसी ने आपको खुशी दी है, आप भूल नहीं पाते हो। शब्द भूल सकते हो, सेंटेंस हो सकता है इधर उधर हो जाए, एहसास वही रहता है। तो उन्होंने जो कराया ना, वो एहसास बहुत खास है। क्या कराया था? मेरी बहन, मेरी गर्लफ्रेंड, हम कौन थे, उन्होंने हमें अच्छा खासा, मुझे लगता है उस पूरी पार्टी में सबसे ज्यादा वक्त उन्होंने हमारे साथ बिताया और ये बोला, इन लोगों से मैं मिलता रहता हूं, तुम लोगों से पहली बार मिला। मतलब मुझे याद है कि मोबाइल पे अभी हम लोगों को लगता है कि भाई सेल्फी ले रहे हैं और काउंटिंग शुरू हो जाती है ना, तो ये होता है कि जल्दी से 0 आए और फोटो खींचे। तो उस समय बहन के मोबाइल में वो लगा हुआ था वो चले जा रहा है वो काउंटिंग, बट हाँ ठीक है चलेगा अभी चल रहा है 5 4 3 2, हाँ ले लो, एक फोटो नहीं अच्छी आई, एक हाँ ले लो, मालूम है वापस से 5 से काउंटिंग होगी। तो वो आप भूल नहीं पाते हो। और उन्होंने कहानी बताई कि कैसे
मन्नत बना, जिस मन्नत को मैं हमेशा ऐसे देखा करता था। आप सोचो मेरे लिए कैसा होगा कि वो खुद ये बता रहे हैं कि कैसे मैं सोचता था, फिर यहाँ आया था, फिर इस पे नज़र मेरी पड़ी थी, फिर कैसे मेरे मन में आया, वो सारी चीज़ें इन डिटेल उन्होंने बताई। तो मुझे ऐसा लगा, अच्छा उसके साथ मेरी वाइफ रुचिरा, वो हमेशा एक रुचिरा को ऐसा था कि एक ड्रीम था, ऐसा लग रहा है उसका ड्रीम पूरा कर रहे हैं। अब बम्बई